मैडम बोल। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ है भाई साहब बहुत बड़ी मैं अब कभी ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था। इसके भाई के करेक्टर अलग अलग रहे हैं मेरी लाइफ में। कभी ये इसने जो बच्चों को गाइड करना, उससे ये मेरी नज़र में एक बढ़िया टीचर हुआ करता था। अगर मैं अपने आप को 19-20 ठीक टीचर मानता हूँ, तो मैं अपने आप से ज़्यादा बढ़िया इसका जो कनेक्शन था स्टूडेंट को लेके, जितना भी टाइम था ये स्टूडेंट के साथ, जितना इसने गाइड कर पाया डिप्लोमा के बच्चों को, मेरे को आज भी याद है जब ये खुद डिप्लोमा में हुआ करता था। आपको मैं बात बता रहा हूँ भाई साहब, 2016-17 की। उस टाइम पे इसने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया था। मेरे को नाम उसका भूल गया, टेक्निकल कुछ करके था, है ना। और फैंटास्टिक टेक्निकल एजुकेशन। हाँ, फंटेस्टिक टेक्निकल एजुकेशन। और भाई साहब ये देखो कि इसकी सोच, आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ। देखो, मैं चाह रहा हूँ ये अपने बारे में खुद बताए, लेकिन मैं छोटा सा जो इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये पहले डिप्लोमा में हमारा विद्यार्थी था, उसके बाद इंस्टीट्यूट में हमारा विद्यार्थी था, उसके बाद ये हमारा फैकल्टी था, उसके बाद ये हमारा, मतलब आज की डेट में तो हमारे फैमिली रिलेशन टाइप है। तो मैं इसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और इसे बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से, बहुत बहुत थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। जो इसने अचीव किया है ना, इसके बैकग्राउंड में इसकी खुद की मेहनत है भाई। और वो ऐसी मेहनत है जो ये खुद बताएगा। ये आज इस वीडियो में, ये जब भी अपलोड होगी, इस वीडियो में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसके अंदर डिप्लोमा की जो ग्राउंड रियलिटी है, कि नीचे से ऊपर जाने का जो पूरा का पूरा एक रोड मैप, एक पूरा का पूरा रास्ता, वो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। मेरे को लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गोपाल से तो प्रेरित होंगे, लेकिन इस वीडियो के बेसिस पे उनको ये तो जरूर लगेगा कि, एक सेकंड भाई, सो सॉरी दोस्तों, एक्चुअली थोड़ी सी इंटरप्ट थी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि भाई ये आज का जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा 10-15 मिनट आपके लेगा, लेकिन आपको आपके थॉट प्रोसेस को बहुत क्लियर करेगा। कि अगर आप डिप्लोमा 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा ऑप्शन लिया है, मेरी तरफ से, गोपाल गोपाल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी तरफ से ना 3-4-5 तरह के कैटेगरी के लोग डिप्लोमा करते हैं। पहला, जो निरे निकम्मे हो जाते हैं, घर वाले कहते हैं यार ये कुछ नहीं करेगा, चलो इसको डिप्लोमा में डाल दिया। उनको कोई फाइनेंशियली कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे टाइप के ऐसे होते हैं जो 11th-12th से जिनको डर लगता है, जिनको लगता है यार मैं कैसे करूंगा, मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, मैं मैथ नहीं पढ़ सकता। तो उसको एक छोटा सा इजी, पढ़ना उसको तब भी है, पढ़ना उसको तब भी है, लेकिन वो थोड़ा सा इजी करके भेज देते हैं। तीसरे टाइप के कैंडिडेट होते हैं जिनको फाइनेंशियली दिक्कत है, जो लाखों लाखों रुपए आपके नीट में या जेई मेंस में लगते हैं कोचिंग करने में या उसको पढ़ने में। आपके माइंड में एक परसेप्शन बन गया, वैसे दिल्ली में ऐसा नहीं है। जब से भाई आम आदमी गवर्नमेंट आई है, तो ऑब्वियसली वो जो एजुकेशन का स्तर है वो इम्प्रूव हुआ है। उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराना, अलग अलग कोचिंग सेंटर से टाई अप करना, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जेई मेंस या नीट को क्रैक कर पाए, वो ठीक है। लेकिन मैं तो ऑल इंडिया के डिप्लोमा के, पॉलिटेक्निक के, स्पेशली पॉलिटेक्निक के बच्चे जो 10th के बाद टेक्निकल डिग्री में जाना चाहते हैं, तो वो एक रास्ता ये वाला चुन लेते हैं। तो ये जो अलग हाँ अलग जी। कैटेगरी है ना, इसमें जो सबसे बेहतरीन कैटेगरी है, जिनको फाइनेंशियली दिक्कत है लेकिन उनके विचार और उनकी सोच बहुत ऊपर है, और वो बहुत ऊपर अपने आप को देखते हैं, तो गोपाल भाई साहब उनमें से एक है। गोपाल को मेरे को लगता है कि गोपाल का बाकी अपने आप ही बताएगा। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, जितने भी जो 10th के बाद डिप्लोमा में जाएंगे, उनको इस वीडियो में बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं। यार आप इस वीडियो के नीचे ये मत लिखना कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है भैया बताओ, कौन सी ब्रांच बेस्ट है भैया बताओ, वो बाद में बता देंगे भैया। भैया कौन सी ब्रांच में थे भैया बताएंगे अपने बारे में, लेकिन बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच की बात नहीं हो रही। डिप्लोमा के बाद अगर हम बीटेक कर रहे हैं, तो हमें किस तरह से उसको परस्यू करना है वो भाई से पूछेंगे। क्योंकि भैया का जो डिप्लोमा के बाद नौकरी लग गई थी, भैया की डिप्लोमा के बाद नौकरी लग गई। भैया ने साथ साथ लेटर एंट्री की भी तैयारी करी। अब आपको लग रहा होगा यार, साथ साथ लेटर एंट्री की तैयारी, साथ साथ उसने जॉब भी ले ली, ऐसे कैसे कर लिया, ये खुद बताएगा। और दूसरी बात, इसकी नौकरी भी ऐसी नहीं कि 10,000 15,000 वाली, इसकी कम से कम 23,000 या 25,000 इन हैंड नौकरी लगी। 25,000 रुपीज इसको इन हैंड मिलते थे। 25 मैं इसलिए कह रहा हूं, 1,000 2,000 ऊपर नीचे हो सकता है भाई, ठीक है।
तो 25,000 मिलते थे, 25,000 डिप्लोमा के बाद मिले तो बढ़िया है, लेकिन नहीं, इसको पता था यार मेरे को बीटेक परस्यू करनी है। अब इसका थॉट प्रोसेस ये अपने आप ही क्लियर करेगा, लेकिन इसने डिग्री करी। और आज की डेट में जब ये वीडियो डल रहा है तो ये भाई डीटीयू से ग्रेजुएट करके, अपनी बीटेक कंप्लीट करके डीटीयू से, इसको सैमसंग रिसर्च कंपनी है, नोएडा में भी है, बेंगलोर में भी है शायद इसकी एक वो कंपनी होगी, ठीक है। तो उसके अंदर इसका लगभग 15.5 15 लाख, या ये मान लो यार 16 लाख रुपए का पैकेज। और 16 लाख को अगर मैं मंथ में डिवाइड करूं तो मोटा मोटा इन हैंड, ये तो सीटीसी बोल रहा हूं, इन हैंड इसको 90,000 से 1 लाख के अराउंड, यानी 25,000 से जर्नी शुरू करी थी। अभी अगर ये बीटेक कर रहा है तो 25 लाख, मतलब 1 लाख रुपए पे ये पहुंच चुका है दोस्तों। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसको डिप्लोमा के बेस पे ही अपना काम करता रहता तो ये कितने सालों बाद 1 लाख पे पहुंचता। अभी डिप्लोमा के बाद इसने बीटेक करी, मतलब साथ साथ नौकरी के साथ साथ करी बीटेक, है ना। इसने पार्ट टाइम बीटेक करी, तो ये खुद बताएगा कि पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब, प्राइवेट जॉब, उनमें से किस में जाने में फायदा है, ये क्यों इसने ये वाला रास्ता क्यों चूज करा, तुम कहां कहां जा सकते हो। तो ये एक मेंटोर की तरह यहाँ पे इसको कोई आर्थिक वो नहीं है कि यहाँ पे इसे कोई ये वीडियो बना रहा है मेरे साथ तो इसे कोई आर्थिक कोई हेल्प मिल रही होगी, नहीं यार, ये इसके अंदर से कि ये डिप्लोमा के बच्चों की हेल्प कर पाए, आपके जो मन में डाउट जो इसके मन में थे वो इसके जूनियर्स के मन में ना रहे, इसलिए हम लोग जुड़े हैं और इसीलिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं ये जो मैंने 5-7 मिनट वेस्ट किए हैं, मैं वेस्ट बोलूंगा क्योंकि यार इसमें कोई प्रोडक्टिव बात नहीं हुई। तो इसमें गोपाल अभी आपको बताए, गोपाल पहले तो यार सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने जो ये हमारे डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, 15,000 बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं यार गोपाल अभी, और 15,000 बच्चे ऐसे हैं ये जो अभी वाले होंगे, जो इससे पहले थे या उससे पहले थे, 12 साल हो गए अपने को ये डिप्लोमा वाले बालकों से डील करते हुए, तो कहीं ना कहीं हमें देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 10 लाख की नौकरी कर रहा होगा, कोई 5 लाख की, कोई 7 लाख की, कोई 8 लाख की, आपकी एक जॉब में भी डिफरेंस आया है। तो आपका क्या था वो सारा, पहले आप मेरे को ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन और इन सभी बच्चों को अपने बारे में शुरू से बताओ पहले। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार मेरी तरफ से, और वेरी वेरी थैंक यू टू मुंजाल सर फॉर इनवाइटिंग मी एट दिस प्लेटफॉर्म, जहां से मैं गुजरा हूं, जो मेरा मतलब खुद मेरा को अपना प्लेटफॉर्म लगता है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन टू मुंजाल सर, एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स जो भी मुझे देख रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं इस टाइम हमारे सेशन को। तो मैं चीजों को डाइवर्ट ना करते हुए, जैसा कि अभी सर ने बताया था कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे या इस सेशन के थ्रू हम क्या अप्रोच रखने वाले हैं, तो हम कुछ भी पर्टिकुलर चीजों को लेके बात नहीं करेंगे। हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो सभी के लिए, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, या किसी भी तरीके से वो किसी भी चीज को परस्यू कर रहा है, तो सभी के लिए ये चीजें काम आने वाली है। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है गोपाल पालीवाल, सर ने भी इंट्रोड्यूस कराया बहुत अच्छे से, तो थैंक यू अगेन। तो मैं अगर अभी की बात करता हूं तो मैं डीटीयू से ग्रेजुएट हूं, और डीटीयू से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक को कंप्लीट किया है। और डीटीयू से अगर मैं पीछे जाता हूं तो मैं एक लेटरल एंट्री के थ्रू डीटीयू में आया था। मतलब मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया था पहले गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि रोहिणी सेक्टर 15 में अंडर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली में आता है। अब तो वो चेंज हो गया है, अब DSEU यूनिवर्सिटी के अंदर वो चीजें आ गई हैं। पहले ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हुआ करता था। 2015 में मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th, जो कि मैंने यूपी बोर्ड से की थी। तो मेरी पढ़ाई जो शुरू हुई थी, स्कूलिंग जो मेरी शुरू हुई थी, वो यूपी बोर्ड से हुई थी। और मेरी 10th मेरी 12th जो यूपी बोर्ड से कंप्लीटली इन हिंदी मीडियम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कि जो मैं प्रॉब्लम से फेस करके यहाँ पे पहुंचा हूँ, वो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। कुछ बच्चे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, और कुछ बीच में लटक के रह जाते हैं, जो ना इधर जा पाते हैं ना पीछे जा पाते हैं। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जैसे हिंदी मीडियम से होकर के आते हैं, तो इंग्लिश की चीजों को एकदम से टेकअप नहीं कर पाते।
और उसमें एक फियर रहता है या एक कॉन्फिडेंस की कमी आप कह सकते हो, क्योंकि चीजें ऐसी होती है, सीखने से सब कुछ आ सकता है, लेकिन वहां पे फियर और कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अगर आप डर रहे हो उस चीज से और आप करने का ट्राई भी नहीं कर रहे हो तो वो चीजें नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ के इंग्लिश मीडियम की तरफ आ रहे हैं तो वो आराम से आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टार्टिंग की थोड़ी सी मेहनत जो आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने 10th और 12th अपनी यूपी बोर्ड से कंप्लीट की थी। 12th के बाद की मैं आपको चीजें अगर बताऊं तो मेरा जो लेवल था वो कहाँ था, मेरे को ये नहीं पता था कि 12th के बाद में क्या करना है। इवन आई डोंट नो कि मतलब 12th के बाद जेई का एग्जाम दे करके और हम अच्छे कॉलेजेस या आईआईटी, मतलब टीयर 1 के जो कॉलेजेस हैं, आईआईटी, एनआईटीज, बीआईटीज या इसके बारे में हम डीटीयू जैसे। डिस्कस करेंगे भाई आज। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। गोपाल भाई आज अपन ये सोच के आए हैं कि डिप्लोमा वालों के जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हम इसके अंदर ले पाए वो लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से मैं निकल के आया हूँ, मतलब मेरे को नहीं पता था बीटेक करनी है, तो एक किसी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि आप अभी यूपीटीयू का फॉर्म निकला हुआ है तो उसका फॉर्म भर दे। तो मैंने यूपीटीयू का फॉर्म उस टाइम पे फिल कर दिया था, ऑनलाइन शुरू हो गया था। उसके पहले ऑफलाइन चीजें हुआ करती थी, उस टाइम पे ऑनलाइन चीजें शुरू हो गई थी। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2015 की। तो मैंने यूपीटीयू का फॉर्म भर दिया था, उसके बाद मैं घर पे बैठ गया था। उसके बाद यूपीटीयू का फॉर्म फिल हो गया, एडमिट कार्ड आ गया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, बट मेरे को कुछ पता नहीं था उस टाइम पे। मैं अभी भी घर पे बैठा हुआ था और मैंने एक फ्रेंड से जिसने फॉर्म भरवाया था मेरा, उससे फोन करके पूछा कि भाई उसका क्या हुआ। तो उसने बताया कि उसका तो सब कुछ हो गया, रिजल्ट भी हो गया, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं तो अपना सोचता हूँ कि हाँ ऑफलाइन एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले हुआ था 10th में जब मैंने एग्जाम दिया था। तो मेरा ऑफलाइन एडमिट कार्ड आया था, उस टाइम पे चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी, तो मेरे को नहीं पता था क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव में बैठा हुआ था उस टाइम पे, ना फोन हुआ करते थे, राइट इंटरनेट राइट। तो दूर, में स्मार्टफोन ही नहीं थे। ठीक है, एक कीपैड फोन हुआ करता था घर में, एक उसी को सब यूज करते थे। तो मैं ऑफलाइन एडमिट कार्ड आएगा, तो ये लेवल था। मैं आपको स्टोरी के थ्रू जो बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कहाँ पे चीजें हुआ करती थी। तो उसके बाद से फिर दिल्ली सीईटी के एग्जाम निकले हुए थे, दिल्ली सीईटी का फॉर्म फॉर किसने बताया दिल्ली मतलब सीईटी के बारे में आपको? ये घर यहाँ पे दिल्ली में मेरे रिलेटिव्स हैं, ओके। वहाँ पे भैया, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था कि दिल्ली सीईटी के फॉर्म निकले हुए हैं। क्योंकि मेरे से हर बार में ये क्वेश्चन पूछते कि 12th के बाद आपने फिर यहाँ पे मतलब 10th बेसिस पे क्यों एडमिशन ले लिया, कि 12th के बाद तो लेटर एंट्री पे एडमिशन हुआ था। तो मतलब उस टाइम पे इस तरीके की चीजें थी जो बता दिया बस, हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं, करना तो है ही। दिल्ली सीईटी के फॉर्म निकले थे, वहां पे फिर मैंने फॉर्म भर दिए। वहां पे मेरी अराउंड 750 के अराउंड रैंक आई थी। तो मुझे ये गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोहिणी सेक्टर 15 में, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिल गई थी। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स को ये कंफ्यूजन है कि ब्रांच कैसे चूज करी। तो उस टाइम पे मुझे यही नहीं पता था कि सीईटी या पॉलिटेक्निक करके होगा क्या। तो ब्रांच तो दूर की बात है, तो ब्रांच तो फिल तो हो जो गई मिली, ऑटोमेटिकली। जो मिली वो भाई ने ले ली, ऑप्ट कर ली। और हाँ मैं कैफे पे उस टाइम पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग भरवाई 80 थी। टू 90% ऐसे स्टूडेंट है जो मिला उसको ले लिया। क्योंकि आपको दोस्तों पता है या नहीं पता, मतलब आईआईटी या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की नज़र में जो डिप्लोमा होल्डर है उसको +2 के इक्विवेलेंट ही ट्रीट किया जाता है, उसको 12th बिल्कुल के इक्विवेलेंट ही ट्रीट किया जाता है। हाँ जी। बिल्कुल, डिप्लोमा इज इक्वल टू 12th। हाँ। तो काउंसलिंग कैफे में भरवा के आया था, तो सर मतलब जो उसने भरा वो भर दिया था। उसने सबसे पहले पूसा भरा, वो उसको पता था, उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था। तो उसने वो भरा जिस तरीके से भर दिया, तो मेरे को यहाँ पे गुरु नानक देव अपना ये मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। तो इसमें एक चीज जो मैं यहाँ पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि मतलब एक डायलॉग है, फेमस डायलॉग है कि मतलब या तो जो आपको चाहिए उसको हासिल करना सीख लो, या जो आपके पास है उसमें ढलना या उसमें मोल्ड होना सीख लो। तो अब मैं बहुत बड़ी बात है बिलीव, और गहरी बात है भाई, समझ जाओगे तो अच्छी बात है। ग्रेट। तो अब जो चीज है इस टाइम पे मेरे पास में, उस टाइम पे तो ऐसा था कि दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मुझे क्या चाहिए। जो चीज है उसी को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन था। या तो कर सकते थे या उसको एक्सप्लोर कर सकते थे कि हाँ चलो चलो करते हैं। तो मैंने 1 मिनट का पॉज लेता हूँ। मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया यहाँ पे, और क्लासेस स्टार्ट हो गई। फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट डे विद आर डी शर्मा, सर। मैथ्स की पहली क्लास थी हमारी।
इलेक्ट्रॉनिक्स को और कंप्यूटर को ही पढ़ाते थे वो, बस सुबह सुबह आकर के 2 ब्रांचों को पढ़ाते थे, फिर वो अपना बुक राइटिंग का जो काम है उसमें लग जाते थे। तो पहली क्लास थी हमारी पहला दिन था। 1 मिनट सर, इसको कट करेंगे ठीक में। हाँ जी, हाँ जी, कोई कोई दिक्कत नहीं। तो आर डी शर्मा सर की पहली क्लास थी हमारी, और वो मतलब टीचिंग हो या नॉर्मल डिस्कशन हो, उनका डिसिप्लिन, उनका जो नेचर है पढ़ाने का, जो तरीका है उनका पढ़ाने का, वो एक नंबर है। एक्सीलेंट वे ऑफ टीचिंग और एक्सीलेंट वे ऑफ राइटिंग द बुक्स, तो वो बहुत ही अच्छा है यार उनका नाम जो भी वे है, ऑफ। उनका नाम भी है भाई, आपको बता दूं, आर डी शर्मा सर एक नाम ही नहीं है, बहुत अपने आप के अंदर वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं, मैं तहे दिल से इस मीडियम के माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूं। और बहुत सारे बालकों को जैसे एच सी वर्मा सर है ना हमारे फिजिक्स के लिए, ऐसे ही आर डी शर्मा सर है हमारे मैथ के लिए। पूरा मेरे को लग रहा है हिंदुस्तान उनको जानता है। हमारा सौभाग्य रहा है गोपाल की मैंने उनके साथ काम किया, और आपका सौभाग्य रहा है कि आप उनके शिष्य रहे हो। बहुत बढ़िया बात है, ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, वो 10th 12th से लेकर के और आईआईटी तक की उनकी मैथ्स की जो पब्लिश्ड बुक्स हैं वो रेफर करते हुए आए हैं हम अभी तक। तो वो बहुत ही अच्छी बुक्स उन्होंने लिखी है, और उनका वे ऑफ टीचिंग, दो स्किल है उनके अंदर, मतलब राइटिंग और टीचिंग दोनों स्किल एक्सीलेंट हैं उनकी, तो वो रेस्पेक्ट करते हैं हम उनकी। तो फर्स्ट जो मैं बताना चाह रहा था कि मतलब उनका वे ऑफ स्पीकिंग इज कंप्लीटली इन द इंग्लिश मॉड्यूल। चाहे वो नॉर्मली बात कर रहे हो या पढ़ा रहे हो, तो वो कंप्लीटली इंग्लिश में बोलते थे। और वो मेरी पहली क्लास थी जब मैं 12th करके हिंदी मीडियम से, वहां पे हम पेपर भी हिंदी में लिखा करते थे। तो वहां से उठ करके मैं एकदम डिप्लोमा की क्लास में आया था जहां पे कंप्लीटली इन द इंग्लिश सारी चीजें हो रही थी, बुक्स इंग्लिश में, पढ़ाना इंग्लिश में, एवरीथिंग इन द इंग्लिश। एंड आई वाज आउट ऑफ माइंड, एंड आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग ऑल्सो। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, और मैं उसी दिन गांव चला गया था। ये मैंने अभी तक शायद आपको भी नहीं बताया था। तो फर्स्ट डे जो डिप्लोमा में था वो मैं छोड़ के चला गया था वापस। फिर मुझे किसी जेंटलमैन ने एडवाइस दी थी वहीं पे गांव में कि ये सितंबर तो आ ही चुका है, अगस्त सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हुई थी अराउंड, मतलब याद नहीं है मुझे, 2015 की वो बात है, अगस्त सितंबर का कुछ था। तो वहां पे जाके उसने मुझे बताया था कि अब तो मतलब आपका ईयर तो बर्बाद हो ही चुका है, इस ईयर में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो राइट। आपने फीस दी है, तो क्यों ना एक बार ट्राई करके देख लिया जाए, थोड़ी सी मेहनत करके देख लिया जाए, क्या पता चीजें काम कर जाएं। तो बिल्कुल वो सही चीज बात। मेरी, मैं फिर से वापस आया, मैंने फिर से स्टार्ट किया। और मैं आपको बताऊं कि लिटरली जो चीजें बुक्स बुक्स के साथ में मैं हार्ड कॉपी वाली डिक्शनरी जो होती थी ऑक्सफोर्ड की या फिर इस तरीके की जो डिक्शनरी होती थी हार्ड कॉपी में, जब मैं बुक्स पढ़ता था तो उसको साथ में रखता था वर्ड्स मीनिंग वहां से ढूंढने के लिए। तो आज के टाइम में तो सब चीजें स्मार्टफोन से इतना मतलब सुपर हिट हो गई है कि मतलब सेकंड्स में टच करते ही सारी चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी मेरे पास में। तो वो हार्ड कॉपी से चीजें करनी पड़ती थी, क्वेश्चन सोल्व किए, और बुक्स पढ़ी, फिजिक्स था उस टाइम पे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी था, तो वो सारी चीजें कवर की। उस टाइम पे मतलब मजाक भी काफी बनता था क्लास में। काफी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो काफी स्टोरीज उनसे निकल के आई हैं, और वो हिट भी हुई हैं। तो फिर ऐसे ही सेमेस्टर बीतता गया, चीजें होती गई, सेमेस्टर बीतता गया, क्लास सेशनल 1 हुए, सेशनल 2 हुए, फिर एंड सेमेस्टर के रिजल्ट आया। तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी क्लास में टॉप किया था। उस टाइम पे वो बहुत मोमेंट बढ़िया यार, और क्लैपिंग है आपके लिए। एक हिंदी तो मीडियम का बच्चा इंग्लिश में एकदम टोटली, और वो भी आर डी शर्मा सर सामने क्लास ले रहे हैं। उसके बाद भाई टेंशन होना तो स्वाभाविक था। उसके बाद उसको छोड़ के कि भैया क्विट कर रहा हूं, और आज अगर उसी लड़के को मैं देख रहा हूं, यानी 5 साल और 2 और जोड़ दो, 7 साल बाद अगर आज उस लड़के को देख रहा हूं, तो आज उस लड़के की 16 लाख रुपए सैलरी है। 16 लाख रुपए। ओ डिप्लोमा वालों, ओ मेरे भाइयों, तो भाई रास्तों को छोड़ना और एकदम डरना, ये भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। साक्षात एग्जाम्पल बैठा तुम्हारे सामने, ये बोल रहा है अपने आप, आपको क्लियरिटी से बोल रहा है। आपको अभी तो ये डिप्लोमा का दौर बता रहा है, अभी जब बीटेक का भी दौर बताएगा तो और मजा आएगा। भाई साहब इसको सुनते रहो, और इसको सुनना नहीं है, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है,
कि हम आए, ये दूसरे चैनल में आपको फटाफट आए जी यहाँ पे मोटिवेशनल, वो अपना संदीप महेश्वरी सर आए, वो बहुत बढ़िया है अपने आप में। वो आपको एक बिल्कुल, जो आप नीचे गिर गए हो या ऊपर उठा रहे हैं, मैं या आपका फिजिक्स वाला का नाम लेता हूँ या आपका ये दत्तरवाल साहब का नाम लेता हूँ, ये मतलब ये बच्चों के वेलफेयर के लिए, उनको उठाने के लिए कितना मोटिवेट करते हैं। पर मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ये मोटो रहता है कि यार, कि यहाँ पे वो बच्चा जो सेम डोमेन से निकल के और कहाँ पे पहुंचा है, तो यार ये कर सकता था ना, तो देख लो, चेक कर लो, इसकी वही दो आंखें हैं, सेम फेस है, सेम दो हाथ हैं, वही कान है, इसको भी मुश्किल हुई थी, इसकी भी फटी थी, इसको भी टेंशन हुई थी छोड़ के जाने का। इसने रास्ता एक, हमेशा दिमाग एक सस्ता सा रास्ता चुन लेता है फटाफट से, जो इजी लगता है, अरे छोड़ देना सबसे इजी होता है, उसके ऊपर काम करना मुश्किल होता है। इसने बोला, मजाक बनाया लोगों ने, इसने कितनी बारीक बारीक बातें अभी बोली हैं, वो मेरे को लग रहा है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि अगर तुमने भाई एक वो तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो गया था कि तुमने सुनी नहीं थी, तो सुन ले। ठीक है भाई गोपाल, बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से नहीं, मेरे वो को बहुत बताने अच्छा का लग रहा है। मैं पर्पस पहली बार सुन रहा हूँ, बिल्कुल हालांकि सही। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और ये मेरे साथ रेगुलर टच में है। हम अपने, इसका बर्थडे, मेरा बर्थडे, इसकी दीदी का बर्थडे, मेरी दीदी का बर्थडे, इसकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी, मेरी मम्मी पापा, मतलब हम दोनों, वो दोनों भी विश कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन इतनी गहराई बातें इसने मेरे से भी नहीं शेयर करी थी। मैं वो कहना चाह रहा था आपको, वो बताना चाह रहा था कि मेरे से टच में है, ये कौन सी कंपनी में बैठ रहा है, कितना टाइम ये पढ़ाई को दे रहा है, कितना वो कर रहा है, वो सारी चीजें बैकग्राउंड में मेरे को पता है, लेकिन जो पीछे का बैकग्राउंड है, जो ये तुमसे शेयर कर रहा है, ये मेरे से भी पहली बार शेयर कर रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मैं ऐसे बालकों को सल्यूट करता हूं भाई साहब, जो हिंदी मीडियम से आके इंग्लिश में वो करे, और उसके बाद अपने सेमेस्टर में अपनी क्लास में टॉप कर दे। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, आगे। नहीं, इसका बताने का पर्पज सिर्फ यही, जो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, कि मतलब स्टोरी ही सुनाना नहीं था मेरा, यहाँ पे बोलने का पर्पज ही यही है कि मतलब जो सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से नहीं है, जो स्पेशली स्टेट बोर्ड से हैं, आउट ऑफ दिल्ली से आपके दिल्ली में आ रहे हैं, या टीयर 2 या टीयर 3 लेवल की जो सिटीज हैं या जो एरियाज हैं, वहां से उठ करके टीयर 1 में या कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व की जा सकती हैं जरा से एफर्ट डालने से। तो ये ही बताने का सिर्फ था यहाँ पे इस चीज को। तो फिर सर डिप्लोमा हमारा कैरी ऑन हुआ, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, वहां से नवीन मुंजाल सर ने हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा बढ़ा वहीं से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को मैं फर्स्ट ईयर में तो कुछ इस तरीके से नहीं मतलब पता चला था कि क्या ब्रांच है ये। फर्स्ट ईयर जैसे ही कंप्लीट हुआ, फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट सभी का कॉमन होता है सारी ब्रांचेस का डिप्लोमा के अंदर। सेकेंड ईयर में जब फ्लो बनना स्टार्ट हुआ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हुआ, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी साथ में शुरू हुआ, ईडीसी सभी का शुरू होता है, तो मेरा जो ज्यादा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मूव ऑन मैंने करना शुरू किया। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को करते करते फिर मेरा जो इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट है, वो एम्बेडेड सिस्टम की तरफ चला गया, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दो पार्ट आपके आ जाते हैं, जैसे डिजाइनिंग की तरफ या फिर सॉफ्टवेयर पार्ट की तरफ। तो मतलब सर्किट्स को डिजाइन करना है, उसको कोड करना है, तो मैं सॉफ्टवेयर पार्ट की तरफ मूव ऑन किया। उसके बाद करमवीर सर के साथ मैं बहुत टच में रहा, उनके साथ काफी प्रोजेक्ट्स बनाए, और उन्होंने काफी हेल्प की थी मेरी एम्बेडेड सिस्टम की तरफ मूव ऑन करने में। फिर मैंने अपनी इंटर्नशिप जो डिप्लोमा के टाइम पे वो कंप्लीट की, एम्बेडेड सिस्टम्स में कंप्लीट की, और उसके बाद फिर लेटरल एंट्री, तो तो जो फाइनल ईयर मैकेनिकल था, के, थर्ड ईयर था। पॉलीमर के, केमिकल के सोचेंगे अरे यार ये वीडियो तो हमारे लिए नहीं भाई, ये तुम्हारे लिए भी है। ये तो बस ये बता रहा है कि मेरे डिप्लोमा में मेरे ये सब्जेक्ट से मेरा इंटरेस्ट बन गया। कई बच्चे सोचते हैं कि डिप्लोमा के बाद क्या, डिप्लोमा के बाद बीटेक है, डिप्लोमा के बाद क्या नौकरी, डिप्लोमा के बाद क्या सरकारी नौकरी। तो इसको पता लग गया कि डिप्लोमा में जो ये मेरी स्ट्रीम है, इसके अंदर मेरा एरिया जो इंटरेस्ट वाला एरिया है वो इसने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे आप मैकेनिकल के हो, आप केमिकल के हो, आप पॉलीमर के हो, ये जर्नलाइज वीडियो है भाई। तो आपको कौन सी चीज बढ़िया लग रही है वही आपकी स्पेशलाइजेशन बन जाती है बाद में। आप सोचते हो कि मैं अगर हायर डिग्री करूंगा तो मैं इसी फील्ड में करना पसंद करूंगा, ऐसी गोपाल ने भी सोचा हो, मैं भी। तो इसलिए गोपाल ये बताना चाह रहा है कि मेरा ये एरिया जो थे उससे मुझे एम्बेडेड इस पे जैसे हमारा, हाँ, इस पे जो हम बोलते हैं कि मतलब हाउ टू स्टैंड डिफरेंटली अमंग अदर्स, तो वो यही बनाता है कि हम पास तो डिप्लोमा तो सभी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक सभी कर रहे हैं, अपनी ब्रांच में सभी पास हो रहे हैं, सभी की क्लियर हो रही है,
सब 60%, 70% या 80% अपना परसेंटेज बना करके डिप्लोमा करके निकल रहे हैं। लेकिन आप दूसरों से अलग कैसे बनते हैं, तो वो यहीं से स्टार्ट होता है, जब आपका किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट बनता है और आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। वहीं से फिर सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। आप आगे क्या करने वाले हैं, आपको आगे जॉब करनी है या आपको आगे फुल टाइम बीटेक करनी है, या दोनों करना है, या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा किसी चीज को लेकर के, तब तक हम वो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो वो डिसाइड करने का जो मोमेंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, और वहीं से चीजें सारी आगे एग्जीक्यूट होती हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। तुमने सेकंड ईयर के बाद तुमने मतलब अगर जैसे तुम कंपनी के लिए भी बैठोगे, तुमने डिसाइड कर लिया, तुमने सेकंड ईयर के बाद कि ये कैसे सोचा कि मैं थर्ड ईयर के साथ साथ अपना लीड के लिए भी पढ़ूंगा? ये तुम्हारे ये मतलब क्या था तुम्हारे माइंड में? और कौन से लीड को तुम उस टाइम फोकस पे कर रहे मतलब थे, क्या पढ़ रहे थे? वो थोड़ा सा बताओ कि सेकंड ईयर माइंड के बाद सेट। मतलब आपने टॉप कर दिया सेकंड सेमेस्टर, हो सकता है आपने फोर्थ सेमेस्टर में भी टॉप किया हो मे बी, तो आपको ये कैसे थॉट प्रोसेस कैसे आया कि मैं आगे बीटेक परस्यू करूंगा डिप्लोमा के बाद, या नौकरी करूंगा या? उस हाँ, उस टाइम पे चीजें इस तरीके से माइंड धीरे धीरे अपने आप वहीं पे डेवलप हो रहा था। मुझे जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तब मुझे यही नहीं पता था कि डिप्लोमा को कैसे स्टार्ट करना है। जब डिप्लोमा स्टार्ट हो गया तो आगे की चीजें फिर देखने का मन किया कि अब आगे डिप्लोमा के बाद क्या करना है। तो चीजें एक्सप्लोर करना शुरू किया, ऑप्शन मिले कि हाँ, या तो प्लेसमेंट है, या फिर लीट है, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की जेई की तैयारी है। तो उस चीज में आने के लिए हमारे को क्या चाहिए, वो चीजें मैंने एक्सप्लोर करनी शुरू करी। तो मैंने क्या किया, थर्ड ईयर जैसे मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, थर्ड ईयर में ही मैंने फिर लेटरल एंट्री की तैयारी करने का फैसला लिया। लेकिन मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मुझे जॉब मस्ट करनी है, जॉब के बिना मैं बीटेक नहीं कर ये पाऊंगा। तुम्हारे अंदर तो थी, तुमने अंदर अपने अंदर पता था तुम्हें अंदर कोने में कि मुझे हाँ, मुझे मुझे ये फाइनेंशियली पहले भी से स्टेबल डिसाइडेड होना है, था। मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, यस। अपने घर वालों के डिपेंडेंट नहीं रहना, मुझे अपने फाइनेंशियली स्टेबल होना है, लेकिन मुझे अगली मतलब ऐसा कुछ करना है कि फाइनेंशियली स्टेबल रहते रहते बीटेक परस्यू करनी है, ऐसा? बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं था, मैंने लेटरल एंट्री की जो तैयारी शुरू करी थी, तो वो मेरे को भी उस टाइम पे पता लग चुका था कि हाँ, मुझे भी 1.5 लाख रुपए। तो सॉरी वही। फॉर द इनकन्वीनियंस जो भी हुई पीछे। ठीक है, प्लीज 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 कंटिन्यू गोपाल भाई। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मतलब मेरा माइंडसेट ऑलरेडी ये था कि मुझे जॉब और उसके साथ में बीटेक भी करनी है, क्योंकि हायर स्टडीज करने का मेरा पूरा मन था। लेकिन फुल टाइम के लिए मैं इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे को बैकएंड में ये भी पता था कि चीजें पता लग चुकी थी। आईपीयू के लिए जाता हूँ या किसी भी कॉलेज में मैं एडमिशन लेता हूँ बीटेक करने के लिए, तो 1.5 लाख रुपए या 1,20,000 रुपए साल के मेरे पेरेंट्स नहीं दे पाएंगे। तो मुझे जॉब करनी थी, उस टाइम पे फाइनेंशियली स्टेबल होना था, और उसके साथ में बीटेक भी करनी थी। तो मैंने डिसीजन यही लिया कि अभी ऑलिट की तैयारी भी करनी है, क्योंकि बैकअप भी बना के रखना है कि बाई चांस फॉर 1% और 10% कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, तो उस टाइम पे कुछ बैकअप मेरे पास में जरूर रहे कि हाँ, मैं यहाँ पे एडमिशन ले सकता हूँ, या कंडीशन कुछ इस तरीके से हो पाए। जस्ट फॉर द बैकअप पर्पज मैंने, और जस्ट फॉर द बैकअप पर्पस इन एडिशन टू कि भाई नॉलेज तो कहीं नहीं जा रही ना, पढ़ने से कुछ नॉलेज ही मिलने वाली है। हम्म। तो मैं ऑल लीड में एडमिशन ले लिया था, जीनियस कोचिंग सेंटर में ही। और ऑल लीड के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। आईपीयू के लिए मैंने स्पेसिफिक स्टार्ट ही नहीं किया था, क्योंकि मेरा कोई ऐसा माइंडसेट नहीं था कि मुझे आईपीयू में ही जाना है। मैं जस्ट बैकअप पर्पज के लिए और नॉलेज को गेन करने के लिए मैंने ऑल लीड में एडमिशन ले लिया। तो और नॉलेज फिर थोड़ी बहुत ही गेन हुई या ठीक ठाक था? मतलब तुम्हें वहां नहीं पे नहीं, मैथ नॉलेज। फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ जैसे सैनी सर कराया करते थे, केमिस्ट्री झांगड़ा सर कराया करते थे, फिजिक्स मेरे को आकाश सर लग रहा है कराया करते थे, मैकेनिक्स भी आकाश सर कराया करते थे। आकाश सर अभी भी हाँ, इसरो में उस टाइम पे आईआईटी में। फैकल्टीज हाँ, तो वो तुम्हें थोड़ा फैकल्टीज हमारे पास। हाँ, फैकल्टीज पूरी स्ट्रॉन्ग फैकल्टीज थी। मतलब बेस्ट डिलीवर उन लोगों ने मुझे किया, या अपना उस टाइम पे जो उन्होंने बेस्ट डिलीवर किया, बेस्ट गेन हुआ नॉलेज का। और वो अभी तक चीजें काम आती हैं, कहीं ना कहीं वो बैकएंड में चीजें काम करती हैं, वो नॉलेज अभी भी काम करती है। तो ग्रेट। जुलाई में वो मेरा स्टार्ट हुआ, कोचिंग हो गया, पूरा चलता रहा चलता रहा। जनवरी आ गया, जनवरी में हमारी पहली प्लेसमेंट की कंपनी आई, जो हमारा फाइनल सेमेस्टर था, 6th सेमेस्टर। टाटा पावर डीडीएल हमारे कॉलेज में विजिट किया उन्होंने। तो भाई इसकी बात को मैं बीच में रोकते हुए ये कहना चाहता हूं
कि यहाँ से ये तो क्लियरिटी है कि अगर आप लीड की तैयारी कर रहे हो तो कोई आपको ये नहीं कह रहा कि कंपनियों में मत बैठो। आप अपनी नौकरी के आप अपने रिज्यूमे में एक लाइन ना लिख पाओगे यार कि मैं इस कंपनी में प्लेस हो गया था या मैं इस कंपनी में प्लेस हो गया था। गोपाल के साथ शालिनी थी, गोपाल के साथ अंकित था, गोपाल के साथ और भी बच्चे थे, वो भी डिप्लोमा बेस पे में भी अगर उन्होंने कंपनियों में बैठे होंगे तो वो हो सकता है वो प्लेस हो गए हो। लेकिन अगर कई बच्चे क्या करते हैं, नहीं नहीं सर हमें दो नाव में पैर नहीं रखने। अरे ये दो नाव नहीं है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार। अगर आपने कंपनी में बैठे और आप उस कंपनी को निकाल देते हो, बाद में आप उसमें जाओगे या नहीं जाओगे वो बात की बात है, लेकिन आपने इतने सारे लोगों के बीच में अगर 4-5 बंदे चाहिए उनको और आप उन 4-5 बंदों के अंदर हो तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। वो आपके एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट करता है। शायद इसके किया हो, शायद अगर हम इससे पूछेंगे भाई तेरी आईपीयू में रैंक कितनी थी, आईपी लीट में रैंक कितनी थी तेरी, उस टाइम पे तो सरकारी कॉलेज भी थे आईपी के अंडर, कितनी थी तेरी आईपी में रैंक? आईपीयू रैंक 11 थी मेरी। आईपी रैंक 11 थी, वीडियो ऑलरेडी डला हुआ देख भी लेना, है ना। डीटीयू में रैंक कितनी थी? डीटीयू रैंक 16 थी सर। डीटीयू में 16 रैंक थी, ठीक है। आईपी में 11 रैंक थी। नौकरी लेने के बाद नौकरी 25,000 रुपए की लग चुकी है, उसके बाद एग्जाम दिया। सोचने को तो ये सोच सकता था जनवरी में नौकरी लग गई या फरवरी में ये कंपनी में बैठ गया, स्टेबिलिटी आ गई है। अगर चाहता तो एग्जाम तो मई जून में हुआ होगा, चाहता तो ना देता। अब तेरे माइंड में अब तू आप फाइनेंशियली स्टेबल देख रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने लीट का एग्जाम भी दे दिया, तो फिर अच्छा लीट का एग्जाम आपने डीटीयू में 2 तरह की लेटरल एंट्री होती है, ये भी बता दूं। एक होती है फुल टाइम लेटरल एंट्री, मतलब फुल टाइम बीटेक जो सेकंड ईयर में, एक होती है पार्ट टाइम बीटेक। अब ये भाई अपने आप ही बताएगा। हाँ भाई अपने आप ही बताएगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाह रहा था कि जो जुलाई से लेकर जनवरी, जब तक की टाटा पावर डीडीएल विजिट की थी, जुलाई से लेकर जनवरी तक जो मैंने पढ़ा था लेटरल एंट्री के लिए, वहां पे मेरा माइंडसेट ये नहीं था बिल्कुल भी कि मतलब मुझे ये रैंक चाहिए या मुझे ये वाली लीड क्लियर करना है। वहां पे मेरा पर्पज सिर्फ इतना था कि मुझे यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वहां से मुझे मैक्सिमम नॉलेज को अपने लिए गेन करना है। द ओनली पर्पज जुलाई से लेकर जनवरी तक का। और वो मैंने एक सिंगल ईमानदारी से किया भी, इस बंदे ने पाथ, हाँ सिंगल पाथ में, बिल्कुल सिंगल पाथ से उसको ट्रैक करते हुए सारी चीजें कंप्लीट की। और जनवरी तक मैं उसको पढ़ा, और उसके बाद में जनवरी में हमारा अराउंड 16 या 17 जनवरी के आसपास टाटा पावर डीडीएल का एक एमकैट के थ्रू उसमें पेपर हुआ था, वो हमारा क्लियर हुआ और उसमें अराउंड 15 बच्चे उन्होंने लिए थे। उसके बाद 22 जनवरी के हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, जिसमें फर्स्ट इंटरव्यू मेरा ही था और लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू। तो वो फर्स्ट इंटरव्यू अराउंड 45 से 50 मिनट तक इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यू हुआ, सेम डे हमारा रिजल्ट आया, डिक्लेयर हुआ, सिलेक्शन हुआ। 15 में से 3 बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किए। तो सिलेक्शन होने के बाद चीजें थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई। मैं लीड की तरफ फोकस को थोड़ा रिलीज करते हुए मैंने अपना 6 सेमेस्टर पे फोकस थोड़ा ज्यादा लगा दिया, और चीजें इस तरीके से चलती रही। फिर सर का भी फोन इस तरीके से कि मतलब मैंने लीड को थोड़ा पीछे छोड़ दिया, तो सर को लगा कि हाँ अब लीड पे हाथ जम नहीं रहा है। तो मतलब सर ने भी काफी टाइम मेरे को पुश किया कि लीड की तरफ फोकस करना है, लीड की तरफ फोकस करना है, लीड की तरफ फोकस करना है। बट मेरा उस टाइम पे क्लियर कट हो चुका था कि मुझे फुल टाइम बीटेक अब तो नहीं करनी है। अब मुझे ऐसी जगह को सर्च करना है, मतलब जहां से मैं जॉब के साथ में बीटेक कर पाऊँ। तो उस टाइम पे एएमआई को किया, या डीटीयू का जो इवनिंग का था उस टाइम पे, वो मैंने एक्सप्लोर किया। और अप्रैल में हमारा आईपीयू का एग्जाम हुआ था। आईपीयू का एग्जाम मैंने दिया नॉर्मली, मतलब मैं अगर आपको बात बताऊं तो जनवरी जिस दिन प्लेसमेंट हुई थी उससे जिस दिन अप्रैल का एग्जाम, अप्रैल में 20 या 22 अप्रैल के आसपास एग्जाम था आईपीयू का, 2018 की ये बात है। तो मैंने जो जनवरी से अप्रैल तक का फेज था वहां पे ऑलमोस्ट 10% स्टडी की होगी, जो कि मैं पीछे से करता आ रहा था। 100% अगर मैं उसको मानूं तो उसका 10% या 20% के अराउंड की मैंने स्टडी की होगी फॉर लीड। तो यानी ये अगर वही पीछे वाला होता तो रैंक 1 यहीं से दिखती भाई, ये रैंक 11 ना दिखती। ठीक है। हाँ ये हो सकता था सर। तो मैं सीधा बस पेपर ही देने गया था सेम डे, और पेपर दे के मैं आया था, पेपर हो गया क्लियर। उसके बाद आते ही मैंने वो क्वेश्चंस लिखे कि पेपर में क्या आए थे फॉर फ्यूचर पर्पस, हमारे पास आज भी है के लिए, हाँ अपने आने वाले जूनियर्स के लिए। तो वो हुआ। उसके बाद में डीटीयू का एग्जाम जुलाई में, वो एंड टाइम पे जून या जुलाई में ही होता है।
तो उस टाइम पे क्या था कि डीटीयू जो लेटरल एंट्री निकाली थी डीटीयू ने, वो एक कॉमन लेटरल एंट्री निकाली थी। डीटीयू में मॉर्निंग में लेटरल एंट्री जो भी सर बता रहे थे, और इवनिंग में लेटरल एंट्री है। इवनिंग में 4 ब्रांचें हैं, 60-60 सीटें हैं चारों के लिए, वो केवल डिप्लोमा वालों के लिए है। और मॉर्निंग में तो जितनी सीटें निकलती हैं, जितनी बची रहती हैं, उनकी सीट्स निकलती हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इतनी सीटें निकलेंगी ही निकलेंगी। तो कोर ब्रांचेस में तो सीटें निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये जो एडिशनल ब्रांचेस हैं या जो अदर ब्रांचेज है, जैसा कि आप सब देखते ही होंगे ऑलरेडी, तो उस ब्रांचेज में सीटें। लेकिन वो जो पेपर उन्होंने कंडक्ट कराया था, ब्राउचर जो उन्होंने निकाला था, वो कॉमन ब्राउचर था, कॉमन पेपर था, कॉमन लेटरल एंट्री निकाली थी। थोड़ी सी तो मिस्टेक थी उस टाइम पे, टेक्निकली मिस्टेक थी, जिसका फायदा भाई को मिला जो स्क्रीन पे आज बैठा है। वैसे मैं आपको कह दूं कि अभी आपको लग रहा होगा यार फिर तो सही है यार, अपना नौकरी ले लो, साथ साथ पार्ट टाइम बीटेक कर लो। लेकिन बेटे वो तब था जब ये था। हाँ, तब था जब ये था। 2018 के बाद या जो इनके सीनियर थे 17 वाले या 16 वाले, उन्होंने पूरा फायदा उठाया। पार्ट टाइम बीटेक वालों को पूरा प्लेसमेंट में बैठने का पूरा 100% मौका दिया जाता है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो कहेगी नहीं पार्ट टाइम बीटेक वाले नहीं बैठ सकते। एक आधी कंपनी हो भी सकता है मे बी, अदरवाइज वहां पे इनको बिल्कुल फुल टाइम की तरह ट्रीट किया गया है, क्योंकि इनके ब्राउशर में ये बात लिख दी गई थी और ये कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई थी। इसके बारे में मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो में बोल भी चुका हूं। ये वैसे जो पार्ट टाइम बीटेक है, ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, जैसे भाई नौकरी कर रहा है टाटा पावर में, इसके लिए जो दिल्ली मेट्रो में काम कर रहे होंगे, जो डीआरडीओ में काम कर रहे होंगे, दिल्ली मतलब डीटीयू के 50 किलोमीटर के एरिया में जो भी आपकी प्राइवेट है जॉब है चाहे सरकारी जॉब है, तो वो बच्चे अपनी जॉब के साथ साथ इवनिंग में जाके वो बीटेक परस्यू कर सकते हैं। तो बच्चों को लग रहा होगा यार ये तो बहुत बढ़िया नौकरी की नौकरी, बीटेक की बीटेक। नहीं भाई, ये तो बंदे के अंदर इसकी आत्म शक्ति या इच्छा ऐसी खतरनाक थी कि भाई ये उन 3 घंटों के अंदर बीटेक फाइनल ईयर की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहा था, कि उनके साथ उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। अदरवाइज यार पार्ट टाइम बीटेक पार्ट टाइम होती, बीटेक पार्ट टाइम होती है और फुल टाइम बीटेक होती है यार। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है मेरी नजर में। लेकिन अगर मैं 2018 के बैच वालों के लिए सोचूं या 2017 वालों के लिए या 16 वालों के लिए, उनको ऑप्शन की कमी नहीं थी। तो 2016, 17, 18 वाले जो बच्चे थे ना, वो तो मेरी नजर में इक्वल थे। पार्ट टाइम बीटेक और फुल टाइम बीटेक लगभग इक्वल थी भाई साहब। ऑप्शन इक्वल थे, रिसोर्सिस इक्वल थे, सिलेबस डिजाइन इक्वल था, इवन टीचर भी। टीचर तो खैर तुम्हारे भी यार जो सुबह वाले को पढ़ा रहे होंगे वही शाम वाले को पढ़ा रहे होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लगभग टीचर तो लगभग इक्वल ही होंगे। बाकी ये भाई ने करी है तो ये ज्यादा अच्छे से रेक्टिफाई करेगा। लेकिन 2018 के बाद चीजें चेंज हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ ज्यादा बढ़िया से यही बताए अपना डीटीयू के बारे में। डीटीयू की फुल टाइम बीटेक और पार्ट टाइम फुल टाइम के बारे में बता दिया कि फिक्स नहीं है कि हर ब्रांच से हर शाखा से 6-6 7-7 सीटें निकलेंगी, नहीं। जो खाली होंगी वो लेटर एंट्री वालों को दे दी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल पॉलीमर केमिकल टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग फिजिक्स, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ऐसी ब्रांचेस में, ठीक है। उसमें भी वो पहले इंटरनल स्लाइडिंग करते हैं। अगर कोई अच्छी ब्रांच में सीट खाली होगी ना डीटीयू में, तो पहले क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, उनकी जो परसेंटेज आई है बढ़िया, उनको पहले कहते हैं कि इस ब्रांच में सीटें खाली हैं, तो वो उसमें पहले इंटरनल स्लाइडिंग हो जाती है। तो अब जो बचती है, पॉलीमर वाले फटाफट उधर भाग जाते हैं, केमिकल वाले फटाफट उधर भाग जाएंगे, है ना। तो अब जो सीटें खाली होंगी तो वो लेटरल एंट्री वालों को दे दी जाती है। वो फुल टाइम है, उनको सारी चीज मॉर्निंग में जाएंगे, वो सब चीजें रहेंगी, है ना। मैं सही बोल रहा हूँ ना भाई गोपाल? बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर कोई चेंज मॉर्निंग, हाँ हाँ बताइए आप। मॉर्निंग से जो बीटेक है उसका तो कंपैरिजन कहीं से भी नहीं हो सकता है जो इवनिंग में बीटेक है। बट हाँ, 2017-16 तो नहीं, 2017 में इन्होंने स्टार्ट किया था फ्रेशर्स को लेना। 2017 और 2018 में जो ब्राउचर्स निकले थे उसमें 2 तरीके की कैटेगरी से एंट्री हुई थी इवनिंग के लिए, एक ओपन कैटेगरी, एक स्पॉन्सर कैटेगरी। ओपन कैटेगरी मींस एनीवन कैन एंटर एंड परस्यू देयर बीटेक, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी। स्पॉन्सर कैटेगरी में क्या था, दे शुड बी वर्किंग प्रोफेशनल एंड शुड बी हैविंग ए एनओसी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। हाँ, वो तरीके की कैटेगरी नहीं। 40 जैसे 60 सीट हैं तो 40 सीट थी ओपन कैटेगरी वालों के लिए और 20 सीट थी स्पॉन्सर कैटेगरी वालों के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया था उस टाइम पे, अगर मैं अपना बताता हूँ तो मेरी ज्वाइनिंग से वो 40 सीट पे जो 40 सीट थी उसके अंदर सभी बच्चों को एलिजिबल थे वो, कि वो 40 कंपनियों में बैठ सकते हैं। हाँ, 20 के ऊपर शायद बिल्कुल। बाउंडेशन होगी क्योंकि वो ओपन कैटेगरी वाले थे ऑलरेडी। हाँ, ओपन कैटेगरी वाले प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल थे, ऐसा ब्राउचर में लिखा गया था।
ब्राउचर में लिखा गया था, और ब्राउचर में ये भी लिखा गया था कि इट इज अ इवनिंग कोर्स, इवनिंग रेगुलर कोर्स, तो रेगुलर वर्ड किया गया था। तो मींस इट शुड नॉट बी पार्ट टाइम, तो टाइम तो नहीं होना चाहिए। तो ये मेंशन की गई थी 2017 और 2018 बैच के लिए। और ये भी है कहीं पे मेंशन, कहीं पे किसी नॉर्म्स में, कि फ्रेशर्स टेक्निकली, जो फ्रेशर्स हैं उनको टेक्निकल डिग्री पार्ट टाइम करना अलाउड नहीं है। एआईसीटी के कुछ नॉर्म्स हैं। नहीं कर रहे हो तो ये आई थिंक एआईसीटी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, एआईसीटी का कुछ ये नॉर्म्स है कि आप फ्रेशर अगर हैं तो यूनिवर्सिटी आपको पार्ट टाइम डिग्री नहीं करा सकती। मतलब आपको कहीं एम्प्लॉयर को ही वो पार्ट टाइम डिग्री करा सकती है, कहीं वो हाँ, काम करता है या वो बेशक अभी टेक्निकल डिग्री के लिए है बाद लगा है। ये सिर्फ टेक्निकल डिग्री के लिए है, अदर डिग्रीज के लिए नहीं है। तो ये हुआ था सर उस टाइम पे, तो 2017 और 2018 बैच के लिए। 18 के बाद में फिर वापस से वही एनओसी वाला आ गया था कि आपको एनओसी एम्प्लॉयर से लेनी पड़ेगी, तभी आप। भाई एक तो इसने मेहनत से, कहते हैं ना लोग कहते हैं मेहनत से बढ़ता है लक, तो भाई मेहनत करता गया, रास्ते परमात्मा खोलता गया। परमात्मा रास्ते, अगर परमात्मा को आप नहीं मानते, आप नास्तिक हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रास्ते सिर्फ उसी बंदे के खुलते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, अगर हम मानते हैं कि कोई पॉजिटिव एनर्जी इस पूरे सराउंड में या ब्रह्मांड में कहीं एग्जिस्ट करती है, तो रास्ते सिर्फ उन्हीं लोगों के खुलते हैं हमेशा जिसने दिन रात की मेहनत कर रखी हो। तो ये जो बालक आपके सामने दिख रहा है ना, ये बालक था या मेंटोर था या गाइड था, तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसके पीछे इसकी मेहनत है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत है, जिसकी वजह से इसने 5 लाख के पैकेज से सीधा 3 साल के अंदर अंदर उसको 16 लाख रुपए करा है। उसको 15 लाख पॉइंट 5 एग्जैक्ट तो वही है, 16 लाख मैंने वो राउंड ऑफ में करके बोल दिया, ठीक है। जिसने 5 लाख के अपने सैलरी, 5 लाख की सालाना सैलरी को 16 लाख रुपए सैलरी करने के लिए मेहनत लगती है। पैसा कमाने के लिए यार सब लोगों को पता है, कई लोग कहेंगे नहीं नहीं आजकल तो स्मार्ट वर्क है, स्टार्टअप है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं, पर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है धीरे 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 धीरे। लेकिन मैं डिप्लोमा के जो थॉट प्रोसेस है ना बच्चों के, जो कहते हैं यार अपना काम खोल लेंगे हम तो इससे, बहुत सही बात है, बिल्कुल भाई सही बात है, लेकिन काम खोलने में भी मेहनत लगती है। मैं काम भी करता हूँ, नौकरी भी करता हूँ, मुझे पता है काम को भी करने में, अगर आप कोई भी छोटा बिजनेस करोगे, बड़ा बिजनेस करोगे, मीडियम क्लास बिजनेस करोगे, मेहनत तो आपको दिन रात देनी पड़ेगी भाई साहब, तब जाके वो रिजल्ट आता है, और तब जाके हम ऐसे आपस में आके वो बात कर पाते हैं, है ना। तो प्लीज यार गोपाल, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर मैं इंटरप्ट कर देता हूँ बीच में, मेरी आदत बुरी है ये। नहीं, थोड़ा लंबा, मैं थोड़ा लंबा जा रहा है ये सेशन, मतलब इंट्रोडक्शन इतना लंबा। हाँ, उसके लिए वही पीछे तो, मतलब उसके लिए मैं उन बच्चों को भी कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ये गहराई में इसलिए हो रहा है कि इससे तुम कुछ सीख लो, दैट्स इट। ये स्टोरी नहीं है, जहां पे आपको लग रहा है, जो बात आपको लग रहा है, पिक करो और एग्जीक्यूट करो, पिक करो और पिक करके छोड़ना नहीं है, वीडियो देख के खत्म नहीं होना है, उठना है और करना है, करना पड़ेगा। हाँ हाँ प्लीज भाई, प्लीज 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 गोपाल। वही मैं कह रहा था कि सर, हाँ, जर्नी बताने के पीछे रीजन जो आप कह रहे हो वो सही है, कि मतलब हमें चीजों को यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। जब तक हम चीजें ढूंढेंगे नहीं या चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो चीजें मिलने वाली नहीं है। यार तो उस टाइम पे अगर प्लस जुड़ता रहता है ना, अगर तू सोचता नहीं यार मैं तो फुल टाइम डिग्री की तरफ जाऊंगा, लेकिन तूने क्या सोचा, तूने सोचा नहीं यार मैं अपने फैमिली को स्टेबल, अपना फाइनेंशियली अपने ऊपर खड़ा हूंगा, अपने पैसों से बीटेक करूंगा, ऐसा सोचा होगा, या फैमिली को सपोर्ट करूंगा। आपकी सिस्टर की शादी हुई तो आपका बहुत सारा, मेरे को लग रहा है कि बहुत इनपुट, जितना मैं जानता हूं आपका बहुत सारा इनपुट, बहुत एनर्जी, और इवन फाइनेंशियल टर्म में भी आपका सपोर्ट रहा आपकी सिस्टर के लिए, आपके परिवार के लिए, है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है यार, ये ऐसे ऐसे बालक, ऐसे ऐसे बेटे भगवान सबको दे। हम तो यही दुआ करेंगे भाई, ये देखो भाई, सीखो यार डिप्लोमा वालों, है ना। क्यों यार तुम लोग अपने आप में सोचते हो कि डिप्लोमा कर ली तो एक गाड़ी हो गया हमारे लिए, नहीं यार, ये देखो निखर गया बंदा, मेहनत करोगे तो निखरोगे जरूर। हाँ प्लीज यार, हाँ प्लीज 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 यार। अब एक चीज और मैं बताना, मतलब चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं कभी भी, कि आपको लग रहा होगा कि जैसे आप बीटेक फुल टाइम रेगुलर डीटीयू के अंदर हो गया तो चीजें सॉर्ट हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ईयर में हम लोग गए, वहां पे पता चला, वहां पे 6 महीने हुए थे, फर्स्ट सेमेस्टर हमारा क्रॉस हुआ था, उसके बाद में किसी इवनिंग के बच्चे ने ही आरटीआई डाल दी डीटीयू के एकेडमिक सेल में कि इवनिंग इज जो फुल टाइम कोर्स और पार्ट टाइम कोर्स। तो उस आरटीआई का रिप्लाई आया कि दिस इज ए पार्ट टाइम कोर्स।
तो वहां पे चीजें फिर से उल्टी हो गई, और हमारी फिर से गैदरिंग और मीटिंग्स और ये होना शुरू हो गया कि इन्होंने फ्रेशर्स को लिया है और ये कोर्स पार्ट टाइम है। उस टाइम पे इस हद तक बात आ गई थी कि हमें डिग्री भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये एडमिशन कितने रिस्क पे लिया गया था, और मतलब इसका कुछ पता भी नहीं था कि ये होने वाला भी है या नहीं भी होने वाला है, डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो पार्ट टाइम मिलेगी या सिर्फ सर्टिफिकेट ही मिलकर रह जाएगा। तो उस टाइम पे चीजें बहुत बहुत डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी थी। तो उस टाइम पे मैंने फिर एक बैकअप के लिए एमडीयू यूनिवर्सिटी में एक और एडमिशन ले लिया था। 30,000 रुपए मैंने और वहां पे लगाए थे, जो कि मेरा वेस्ट हुआ था। मुझे नहीं पता तो था। 30,000 रुपए मैंने वहां पे लगा के सेकेंड ईयर में वहां पे मैंने एडमिशन ले लिया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो वो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक और फ्रेंड है वो भी था। और एमडी यूनिवर्सिटी, ये इसका कॉलेज है इधर सोनीपत की साइड कहीं पे, वहां पे हमने एडमिशन ले लिया था। वहां पे जाना नहीं होता था, सिर्फ पेपर देने जाना होता था, इन्होंने अटेंड लेकिन किया वो था। हो जाता था। हाँ, तो वो वहां पे हमने एडमिशन, मैंने फिर से एक और बैकअप बनाने के लिए कि कहीं यहाँ पे कुछ पंगा ना हो जाए, तो फिर से एक और बैकअप बनाने के लिए मैंने वहां पे एडमिशन ले लिया था, क्योंकि मेरा क्लियर कट था बीटेक हो जानी चाहिए और मेरी जॉब चलती रहनी चाहिए। हम्म। तो वो चीजें सॉर्ट हुई, तो लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया, वो मेरे को बीच में ही छोड़ना। उसके बाद में यहाँ पे केस चलता रहा, केस चलता रहा। तो यहाँ पे जो सॉर्ट आउट हुआ मैटर फोर्थ ईयर में या थर्ड ईयर के लास्ट में आने के बाद में थोड़ा चीजें पता लगी थी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चीजें होंगी। आपके सीनियर्स को भी बिठाया जा रहा है कंपनियों में, वो भी नौकरियां ले रहे हैं। भाई का सीनियर भी प्लेस हो हाँ गया, वो भी आएगा, है ना। तो उसके बाद जब भाई को पता लगा तो हाँ जल्दी से वहां पे आते हैं फाइनल ईयर में आगे। आपको लगा कि आपके हाँ, आप थर्ड थर्ड ईयर ईयर में थे में, तो थर्ड आपको ईयर पता में लगा। बिल्कुल हाँ। सही कही, वो मैं आपको बताना भूल गया। थर्ड ईयर में हमारे जो सीनियर्स थे, क्योंकि 2017 बैच उनका था, 17 और 18 दो ही बैच थे। 17 वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस और हमारा लास्ट एक्सपीरियंस। तो 17 वालों की प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हुई, तो हमें भी लगा कि नहीं, हमें हमारी भी होगी, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो 2017 वालों की जब हुई तो हमें ये भी नहीं पता था करना क्या है एक्चुअली। तो 2017 वालों की होगी, हम फाइनल ईयर में आए, फाइनल ईयर में हमारा भी प्लेसमेंट होना शुरू हुआ। जुलाई में फर्स्ट कंपनी गूगल आई, तो गूगल का हमने पेपर दिया जो कि हमसे हिला भी नहीं। तो वहां पे होनी स्टार्ट हुई। गूगल के बाद माइक्रोसॉफ्ट आई, ऐसी कंपनियां धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो गई। पूरा साल कंपनियों का चलता नहीं रहा है, यार, और ये अभी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से है, और गूगल ओब्वियसली आई है तो कोडिंग, वो भी अच्छी खासी कोडिंग पूछेगी, क्योंकि गूगल का मेरे को लग रहा है, मेरे को पता नहीं है पैकेज कितना, कितना होगा भाई पैकेज, 20 से तो ऊपर होगा, 30 के ऊपर होगा, गूगल का पैकेज 30 लाख का पैकेज था, माइक्रोसॉफ्ट का 45 लाख का पैकेज था। है ना। तो तो ऐसी ऐसी कंपनियां आ रही हैं 45 लाख रुपए देंगी, तो वो आपको निचोड़ेंगी तो सही, आपका देखेंगी तो कोडिंग स्किल कैसा है ना। बिल्कुल। वही बिल्कुल, जो डिप्लोमा में इंटरव्यू सिंगल राउंड में खत्म हो जाता है, यहाँ पे 5-5 राउंड, 6-6 राउंड चलते हैं, तब जाके फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आती है। तो कहने का मतलब क्या था कि मतलब जो मैं कहना चाह रहा था कि हाँ, थर्ड ईयर में गूगल जो आगे आपको क्लैरिटी मिल गई, आपके सीनियर्स की हो रही है, आपकी भी होगी। अब आपको फाइनल ईयर में जाना है। आपको पता लगा कि आपका जो आपने मेरे को लास्ट बताया डिप्लोमा में आपका जो रुझान था वो टोटली डिज़ाइन एम्बेडेड की तरफ था। जब डिज़ाइन एम्बेडेड की कंपनी देखी आपने, या एनालॉग की कंपनी देखी, कोर कंपनी भी, तो आपने कोर कंपनी से बैठना शुरू किया होगा कोर या नॉन कंपनीज टेक्निकल स्टार्टिंग, में बैठना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, कोर कंपनीज आई थी, क्वाल कंपनीज थी, क्वालकॉम, इंटेल, सेंट माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत एन सारी आई, कंपनी टी आई। आई, टेक्सास एनसिस, इंस्ट्रूमेंटेशन, नेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन, बट एस टी हाँ, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एस टी टी आई एरिक्सन। आई थी। हम्म। तो उसमें भी मैंने बैठना शुरू किया, लेकिन उनका जो मोस्टली जो रुझान था वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, मतलब जो चीजें पूछी जा रही थी वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में से पूछी जा रही थी, डिजाइनिंग पार्ट से पूछी जा रही थी, जो मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्योंकि मेरा जो मोर ओवर इंटरेस्ट था वो सॉफ्टवेयर की तरफ था। एम्बेडेड सिस्टम हो गया, जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉफ्टवेयर अगर हम देखें तो असेंबली लैंग्वेज हो गई, या फिर VHDL या C+, एम्बेडेड सी जो डाइवर्ट हो जाती है मिडिल लेवल लैंग्वेज में। तो वहां पे मेरा इंटरेस्ट था, और उसके लिए कुछ ऐसा खास कंपनी या कुछ इस तरीके का नहीं वहां पे मिल पा रहा था। तो उसके बाद में एक ऑप्शन था कि अब जब सॉफ्टवेयर में ही जाना है तो फिर आईटी की तरफ स्विच किया जाए, या फिर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग की अब तरफ बच्चों को स्विच लग किया रहा जाए। होगा कि भैया अगर आपको पता था कि आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर की तरफ था तो आपने भैया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चूज क्यों की, कंप्यूटर क्यों नहीं करी। अब भाई भैया कह रहा है कि 4 ही ब्रांचों में बीटेक होती थी पार्ट टाइम, वो ये थी। अगर कंप्यूटर होती तो शायद भैया कंप्यूटर ले लेता उस टाइम पे, है ना भैया, यही बात है ना। नहीं, मैं कंप्यूटर नहीं लेता। नहीं लेता, ले लो भाई। तो अच्छा भैया बाद में ही चेंज करा अपना माइंड कंप्यूटर का। एक्चुअली क्या था कि मेरी डिप्लोमा स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स को पता नहीं था, पूरा हाँ। 3 साल डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंटरेस्ट बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम्म। एम्बेडेड
द पार्ट ऑफ, मतलब उस टाइम पे में तो मेरा बिल्कुल भी कंप्यूटर की तरफ रुझान नहीं था जिस टाइम पे मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था। अच्छा, उस थर्ड टाइम ईयर पे में तुम्हें प्लेसमेंट को देखते हुए, कंपनियों को देखते हुए, आपने अपना जो माइंड है वो सोचा कि नहीं यार मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हूँ, मैं सॉफ्टवेयर का मेरे को काफी हद तक पार्ट आता है, तो मैं सॉफ्टवेयर की तैयारी क्यों ना करूँ? बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट कोडिंग की तरफ था, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है उस पे काम कर रहा था। अब मेरा जस्ट इतना सा मेरे को काम करना था कि उस मिडिल लेवल से स्विच करके मुझे हाई लेवल हाई पे जाना लेवल था। लैंग्वेज पे आना था। हाई लेवल लैंग्वेज पे मुझे स्विच करना था। कोडिंग तो दोनों है, ये भी कोडिंग है और ये भी कोडिंग है और ऑलमोस्ट सेम है। सिंटैक्सेस का फर्क है या चीजों का फर्क है बस। तो वो मुझे करना था, वो मैंने किया। और वो कब किया? फाइनल ईयर में आने के बाद, जब चीजें को पता चला कि हाँ अब तो यही स्कोप है या फिर नॉन टेक में स्कोप है, तो नॉन टेक में जाओ या फिर आईटी कंपनीज में स्विच करो, क्योंकि इस टाइम पे अगर देखा जाए तो ट्रेंडिंग या बूम आईटी का है। ठीक है, तो हम और फाइनल ईयर में आ गए हैं। फाइनल ईयर में आपका जुलाई शुरू हो गया, कंपनी जुलाई से शुरू आना शुरू होगी। हाँ, जुलाई में अब आप आपका मेन लेकिन मोटो कोडिंग जॉब पे। के साथ में, हाँ जॉब के साथ में जॉब हो गई मेरी फुल अच्छा, टाइम। हाँ, आपकी फिर फुल टाइम जॉब चल रही है साइड बाय साइड, जॉब के 3 साल साथ से में। जॉब भी चल रही है लगातार फुल टाइम, और ये हो गई तो भाई इसकी जो एडिशनली। बीटेक है, वो बीटेक ये इवनिंग में जाता था, सुबह इसकी 8 घंटे की नौकरी चल रही है। बीच में हम जैसे बंदे भी इसको 1-2 घंटे 3 घंटे का काम कह देते थे। हंस रहा होगा ये भी। ठीक है, इसने भी बहुत सारे बालकों को गाइड करा है, कम से कम नहीं तो इसके हाथ के नीचे से 500 से ज्यादा विद्यार्थी इसने मेंटोर करे होंगे। ठीक है, एज ए मेंटोर इसने 500 विद्यार्थियों से भी ज्यादा को गाइड किया होगा, है ना गोपाल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? हाँ 500 के 2 साल, अप्रोक्स। 2 साल का था वो हाँ, पीरियड। ठीक है। सेकेंड ईयर से मैंने शुरू किया था जीसीसी में, और हाँ, वो थर्ड प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हुई थी, तब मेरे को लगा था कि नहीं अभी थोड़ा, मतलब मेरे को इस पे स्टैंड, यहीं पे इसको स्टैंड कर देना चाहिए और अभी मुझे प्लेसमेंट पे फोकस करना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जॉब के साथ साथ मैं सॉफ्टवेयर के पार्ट में ज्यादा नहीं घुस पा रहा था और चीजों को नहीं कर पा रहा था। और मॉर्निंग का कंपटीशन इतना ज्यादा था कि उनसे कॉम्पीट करने का मतलब है कि आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा। और वो सेकंड आपको ईयर और थर्ड ईयर से शुरू कर करनी देते हैं पड़ेगी। अपना काम ये वाला, चाहे वो किसी भी ब्रांच से वो होते। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप मॉर्निंग में जाते हो तो मॉर्निंग में सोसाइटीज इतनी सारी हैं, एक्सप्लोर इतना ज्यादा करने को मिलता है, मेंटोरशिप इतनी ज्यादा मिलती है। तो वहां पे माइंड सेट ही अलग डेवलप हो जाता है। हम लोग इवनिंग में जाते थे, शाम को 6 बजे जाते थे क्लास के लिए और 9 बजे वापस आ जाते थे। तो कोई मॉर्निंग में क्या हो रहा है पूरा दिन वहां पे, तो जो मॉर्निंग के बच्चे हैं वो पूरा वहां पे मतलब प्रॉफिट और मतलब समर्पित थे बेनिफिट। वो पूरा फुल टाइम, मतलब फुल टाइम यार, ये बताना चाह रहा है फुल टाइम और पार्ट टाइम। सुबह का बंदा बिल्कुल पूरा कंपनी ने निचोड़ दिया, सुबह से शाम तक भाई साहब कम। और वो भी सर्विसिंग वाली ऐसी बंदे, ये इधर कट्टा उधर कट्टा, ये है वो है ना। और उसके बाद शाम को जाके उसको क्लास लगानी है, क्लास के बाद वो क्या सोचेगा, मेरे को क्या सोसाइटी, क्या टेक्निकल फेस्ट, क्या कल्चरल फेस्ट। फिर भी है ना, थोड़ा मुश्किल तो होता है, नो डाउट, सही कह रहे तू। हाँ, तो उनके साथ compete करने के लिए घुसना तो पड़ेगा चीजों के अंदर, क्योंकि उनके जैसा बनना है तो उनके जैसी तैयारी अगर उनके जैसा बनना है तो उनसे ऊपर तैयारी आपकी होनी चाहिए। भैया तब कैसे, आप उनके। आप कैसे टाइम मैनेज करते थे भैया? आप क्या 6 घंटे नहीं सोते थे भैया? क्या आपके दोस्त नहीं थे जो ऐश करने के लिए आपको इधर उधर बुलाते थे? आप क्या लड़कियां दोस्त नहीं थी क्या? आपके क्या लड़के दोस्त नहीं थे क्या? आपका टाइम वेस्ट ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो? 6 घंटे 8 घंटे आपने नौकरी कर ली, 6 घंटे आप सो गए। दिन में 24 ही घंटे होते हैं, 14 घंटे तो आपने यही कर दिए। 3-4 घंटे आपको पर्सनल हीलिंग के लिए भी चाहिए, आपकी हीलिंग के लिए हो गए 18 हो गए। तो अब 18 में से बच्चे कितने घंटे? 6 घंटे। उसमें आप क्या पढ़ोगे और कैसे आपने, मतलब क्या कर रहे थे आप, कैसे मैनेज कर रहे थे भैया? और आपने बता भी दिया कि आपने 2-3 घंटे आप पढ़ाया भी करते थे अपने जूनियर्स बच्चों को, तो कैसे मैनेज करते थे आप? उस टाइम पे अगर मैं देखा जाए तो 3 साल जो मैंने किया है, 3 साल के अंदर जॉब, टीचिंग और कॉलेज, ये 3 चीजें मैंने मैनेज करी हैं। इनसे ज्यादा हो भी नहीं पाता है क्योंकि 24 ही घंटे हैं और मैं तो ये अकेला भाई ही हूँ। बोलना चाह रहा है इसने तो दो ही अपने तरीके दोस्त, से ये 3 ही बंदा चीजें शायद मैनेज हो बंदी इसकी पाती थी। गर्लफ्रेंड है नहीं है, उसके बाकी बाद आज मैंने कैमरे के टीचिंग सामने को बोलेगा स्टेम भी कि किया नहीं है, हाँ या ना। और प्लेसमेंट पे फोकस करने के। बोलो 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 बोलो, बोलो बोलो गोपाल। मैंने पूछा मतलब ऐसा तो नहीं है कि। हाँ हाँ, हाँ, भाई, वो चीजें अपने एंड पे सब चीजें। थोड़ा नेटवर्क का इशू है। और वैसे भी इतनी हाँ देर से पूछो बात पूछो कर सर, रहे हैं, क्या कह रहे हो? नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा है। अभी आपकी आवाज़ कट गई थी, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए थोड़ा सा, प्लीज़ गोपाल। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, क्या कहते हैं सर, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था, बस ये सब लोगों का यही क्वेश्चन होगा, मैनेज कैसे करते थे भैया, आप कैसे करते थे मैनेज? आपके भी दोस्त मैं होंगे, सब कुछ होगा, किसी के सुख दुख में भी आपको जाना पड़ता होगा, वो सारी चीजें होती बिल्कुल होंगी। बिल्कुल, हाँ, फंक्शंस हैं, सब बहुत सारी फंक्शंस चीजें हैं, होती। हाँ, वो सब चीजें, हाँ। हाँ, आपके लिए भी दिवाली, दशहरा, होली, ये सब त्योहार भी आते होंगे, कैसे मैनेज करते थे भैया? नहीं, मैनेज मैनेज करने के लिए सर वही है कि अगर आपने उसके लिए डिसिप्लिन, जो अभी मैं बताने ही वाला कैसे था आता है आगे स्लाइड। भैया? हाँ। तो डिसिप्लिन, सबसे पहले डिसिप्लिन में भी लोग डाइवर्ट हो जाते हैं कि डिसिप्लिन क्या, डिसिप्लिन डिसिप्लिन है क्या और कैसे करना चाहिए, मतलब क्या क्या होता है डिसिप्लिन के अंदर। तो डिसिप्लिन एक तो होता है दूसरों के लिए, एक होता है अपने लिए। तो डिसिप्लिन दूसरों के लिए क्या है कि दूसरों के लिए आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, दूसरों के सामने आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो उनके लिए आपका डिसिप्लिन हो गया। फॉर और एग्जाम्पल? आप, सॉरी क्या कह रहे हो? फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल कि मतलब आप मेरे को देख रहे हो, तो आप मेरे को कैसे बोलोगे कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं, या आप उसमें क्या हाँ, मैं पंक्चुअलिटी बोलूंगा को तेरे देख को रहे 6 बजे हो। क्लास है और तूने सुबह 5:55 पे लिंक एक्सेप्ट कर लिया, तो तू डिसिप्लिन है मेरी नजर में। कि 6 बजे की हाँ, क्लास है, बंदे पंक्चुअलिटी ने हो गई पांच वो, मिनट पहले ही आ गया क्लास में। तो वो पंक्चुअलिटी रेफर हो गया उससे। और भी चीजें हो गई कि मैं, मेरा बोलने का तरीका, मेरा रहने का तरीका, या मेरा आपके साथ बिहेव करने का तरीका, या आपको आपके साथ में टच बनाने का तरीका, तो वो आपके साथ में कैसा, मतलब किस तरीके से ट्रीटमेंट है मेरा, तो वो दूसरों के साथ में, तो वो दूसरे मेरे को जज करेंगे कि मैं कितना डिसिप्लिन्ड हूँ, या हम्म। मेरा लाइफ टूल है, या किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या किस तरीके से काम कर रहा हूँ। लेकिन अब इसी तरीके से अपने लिए डिसिप्लिन भी होना जरूरी है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जो कि करना चाहिए। अगर आप दूसरों के लिए डिसिप्लिन में नहीं हो तो वो एक बार चल जाएगा, लेकिन अगर आप अपने लिए डिसिप्लिन में नहीं हो तो वो नहीं चलेगा। तो जो आप मेन क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं या कैसे चीजें मैनेज हो रही हैं इतनी सारी एक साथ में, तो उसके लिए सबसे पहले अपने लिए डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई चीज, या जैसे मैं, अगर आप सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि रोड मैप, अगर आप किसी चीज को कर रहे हो, या आपने लिए कुछ डिसाइड किया है, तो उसका रोड मैप बनाते हैं हम। हर कोई बनाता है कि हाँ मैं इस चीज को करूंगा, या मैं, अगर मेरे को अ, यहाँ से मुझे कहीं जाना है, तो रोड तो कोई ना कोई तो मैप में रोड का यूज करके जाऊंगा। तो अगर मुझे कोई चीज अचीव करनी है, या मुझे बीटेक भी करनी है, तो मुझे 8 सेमेस्टर का रोड मैप बनाना ही पड़ेगा। तो वो रोड मैप के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जैसे गोल हो गया, गोल में भी शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, तो ये बनाने बहुत जरूरी हैं। मतलब अपने लिए कि शॉर्ट टर्म गोल में, ये शॉर्ट टर्म गोल आपका ये हो सकता है कि आज मुझे शाम को ये टॉपिक ही खत्म करना है, या मतलब इस तरीके की चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें भी अगर हम मेजर करें तो वो एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकती है। जैसे कि क्योट है कि डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग। ग्रेट, सही बात है। अभी एक मीम, हाँ, एक मीम भी चल रहा है कि ट्रेंड में, कि जैसे हम सोचते हैं कि कल से हमें 8 बजे पढ़ना है, और उस टाइम पे 8 बज के 10 मिनट हो गए या 5 मिनट हो गए किसी भी तरीके से, तो हमें लगता है नहीं अब कल 8 बजे से पढ़ेंगे, तो वो पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो 8, 5, 8, 10, ये 5 मिनट का पनिशमेंट को हम 23 घंटे 55 मिनट के पनिशमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये सभी लोग करते हैं, मेरे से भी हुआ है। प्रोकास्टिंग। हम्म। हाँ, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो डिसिप्लिन अपने आप का कैसे बनाना है वो भी आप ही बनाएंगे। मैं ये भी नहीं बता सकता कि मतलब डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं, वो अपना सबका एक अलग डिसिप्लिन। जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी के नोट्स से नहीं पढ़ सकते, मतलब नोट्स हम रेफर कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि इसने ऐसे नोट्स बनाए हैं तो मुझे भी ऐसे नोट्स बनाने हैं। हर किसी का अपना बनाने का एक अलग तरीका होता है, और सबको अपने नोट्स बनाने चाहिए। ये मतलब ये मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्ट है। हर किसी को अपने नोट्स बनाने चाहिए। तो इसी तरीके से डिसिप्लिन हर किसी को अपना एक बनाना चाहिए, जो एक रोड मैप भी कहा जा सकता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव कर रहे हो तो उसका रोड मैप भी कहा जा सकता है, या आपकी डेली लाइफ का रूटीन भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया।
सही बताया गोल तूने। भी, मिड टर्म गोल भी और लॉन्ग टर्म गोल भी, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। लॉन्ग टर्म गोल में हमारा कुछ भी हो सकता है, प्लेसमेंट हो सकती है, या आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वो हो सकता है कि मुझे 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर ये करना है वो करना है। तो मिड टर्म गोल हो सकता है, ऐसे शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। तुम्हारा 24 घंटे से सीजीपी क्या चल रहा है तुम्हारा बीटेक में, मतलब परसेंटेज कितनी चल रही है तुम्हारी? परसेंटेज मेरी SGPA होती है हमारे यहाँ पे, तो अभी जो मेरा टारगेट है वो 9 का है, तो वो मेरा उसी के अराउंड हो रहा है, हाँ तो लेकिन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, जो कि कंपनीज को रिफ्लेक्ट करता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं अपना बताऊं इस टाइम पे, तो 10th 80% था मेरा, 12th 82% है, डिप्लोमा मेरा 85% है, और उसके बाद में अगर मैं बीटेक की बात करता हूं तो वो ऐसे 87 89 90 इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज कहीं नहीं हुआ है। ग्राफ जो है तो वो ये मैटर कॉन्टेंट, हाँ करता है। बिल्कुल, ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। और ये इसी का नतीजा है कि आपने अपनी 5 लाख की नौकरी से आप 16 लाख की नौकरी पे आ गए। और अगर आप इसी हाँ, ये इसी मेहनत करते रहे तो ये 16 लाख की नौकरी कब 32 लाख में कन्वर्ट हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी भाई, ये भाइयों। हाँ। मतलब इसमें हम इस तरीके से नहीं बोल सकते कि मतलब अगर किसी का ऐसा नहीं है तो उसको नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक हम मतलब एक वो चीज रेफर कर रहे हैं कि हाँ, हम कंटिन्यूअस, हमें अपनी लाइफ में कंटिन्यूअस रहना बहुत जरूरी है। ये चीजें मैटर करती हैं, चाहे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें मैटर करती हैं। ग्रेट। बहुत बहुत सही आपने बताया। तो मैं अच्छा, ये क्लैरिटी होगी भाई, डिप्लोमा के बाद जो आपके 3 रास्ते निकलते हैं उनमें से क्लैरिटी होगी। किसी की फाइनेंशियल ठीक है तो फुल टाइम बीटेक करो, तो भाई के हिसाब से, अरे गोपाल आपके हिसाब से, किसी के पास पैसा है, फाइनेंशियली स्टेबल है, तो उसे फुल टाइम बीटेक के लिए जाना चाहिए, पार्ट टाइम बीटेक के लिए जाना चाहिए, नौकरी के लिए जाना चाहिए, या गवर्नमेंट नौकरी के लिए जाना चाहिए? किसी डिप्लोमा का बच्चा है, कोई एक डिप्लोमा का बच्चा है, ठीक है, वो फाइनेंशियली स्टेबल है, और उसके पास 4 रास्ते हैं, तुम्हारे हिसाब से वो कौन से रास्ते में जाना चाहिए? वेल अगर हम बात करें कि हमारे को कोई भी लिमिटेशन नहीं है, जैसे कि सर ने बताया, हम फुल टाइम बीटेक करने के लिए जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो तो लोग ऑनेस्टली बोलते हैं अरे यार बीटेक करके क्या उखाड़ लोगे, है ना, नौकरियां तो है ही नहीं, क्या कर लोगे, इससे अच्छा डिप्लोमा के बाद ही नौकरी कर लो। ऐसा, ये ठीक है, ये वाली बात ठीक है? क्योंकि मैं आपको बेरोजगारी हाँ हिंदुस्तान में अपना हिंदुस्तान में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। अगर हम आईईएस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आईईएस की बात करें, तो उसके अंदर रेलवे को खत्म कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया। जो टोटल नंबर ऑफ सीटें पहले 150 निकला करती थी, 160, वो 70-80 निकलती हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे कह रहा हूँ। जो बीटेक के बच्चों के लिए एक ड्रीम जॉब होती थी, है ना, तो बच्चों की जॉब जो है वो धीरे धीरे घट रही है, जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। तो ये सारी लोगों को लग रहा है कि यार इतना कुछ बचा नहीं है। तो तुम्हारा क्या परसेप्शन है? तुमने कर लिया है, तुमने एक नौकरी भी पकड़ ली है, ये बंदे बाहर बैठे हुए जो मेहनत ना करने वाले बंदे बाहर ऐसे कुछ फैलाते रहते हैं, या ये क्या है, या ये सच्चाई है कि बेरोजगारी बहुत नहीं, बढ़ गई है? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं लेटरल एंट्री की तैयारी कर रहा था तो सर मेरे को जो पुश करते थे बार बार, फुल टाइम बीटेक फुल टाइम बीटेक, उस टाइम पे मेरा ऑलरेडी डिसाइडेड था कि मुझे जॉब करनी है, 100% करनी है, वो एक अलग चीज थी। लेकिन उस टाइम पे माइंडसेट माइंडसेट भी मेरा यही था कि नहीं, फुल टाइम बीटेक करने से क्या हो जाएगा, हम पार्ट टाइम बीटेक करके अपना जॉब का एक्सपीरियंस दिखा करके भी तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा माइंडसेट था, मैं अपना पर्सनल माइंडसेट बता रहा हूँ उस टाइम पे। लेकिन अगर मैं आज की बात करता हूँ, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, तो इस टाइम पे मैं टॉप प्रायोरिटी पे फुल टाइम बीटेक को ही रखूंगा, सुन लो, सोनली फुल टाइम सुन लो, केवल। ये डिप्लोमा के बाद पार्ट टाइम बीटेक करने के बाद नौकरी लेने के बाद ये बात बोल रहा है। मैं ये इसको कह रहा है क्लियर अगर कर आप पाया। फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये बता रहा है। मैं जब मेरा 1 साल हो गया था जॉब करते हुए, उसके बाद मुझे चीजें दिख गई कि फुल टाइम बीटेक की क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर हम डिप्लोमा के बेस पे जॉब कर रहे हैं, केवल जॉब कर रहे हैं, या जॉब के साथ में पार्ट टाइम बीटेक भी अगर कर रहे हैं, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये चीजें मतलब कुछ 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 टर्म्स इसमें ऐसी हैं जो मैं मतलब यहाँ पे शब्दों में बयां भी नहीं कर पा सकता हूँ, वो आपको प्रैक्टिकली देख के ही समझ आती हैं, जो कि मुझे भी आई। तो मैं ऑनेस्टली फुल टाइम बीटेक, ऑनेस्टली क्या मैं क्या आप किसी से भी अगर पूछेंगे तो ऑनेस्टली फुल टाइम
तो ऑनेस्टली हमारा रिव्यू यही है सर कि मतलब किसी का भी रिव्यू यही रहेगा कि फुल टाइम बीटेक शुड बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी। लेकिन अगर किसी की लिमिटेशन है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या कोई भी कारण हो सकता है जो फुल टाइम बीटेक नहीं कर सकता है अफोर्ड, तो उसको अगर फुल टाइम बीटेक प्लस पार्ट टाइम जॉब भी अगर करनी पड़ रही है, सॉरी पार्ट टाइम बीटेक और फुल टाइम जॉब भी अगर करनी पड़ रही है, तो नो इश्यू, कर सकते हैं। करियर वहां पे भी बन सकता है, क्योंकि आज के टाइम में जो डिमांड है वो स्किल की डिमांड है, और स्किल अगर आपके पास में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर। तो नो इश्यू, बट again I will say full time btech will be on the top priority always। फुल टाइम बीटेक आप करें तो बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन लेकिन अगर आपको स्किल जॉब करनी पड़ रही है स्किल और पार्ट स्किल टाइम का बीटेक करनी स्किल पड़ रही है तो नो मेरे इश्यू, वो हिसाब भी से आप कर स्किल उन्हीं सकते हो, बंदों के पास है जो कैरियर मेहनती बना है। सकते हो। स्किल उन्हीं बंदों को आएगी हाँ जो मेहनत करेगा। बिल्कुल, उसके लिए मैं एक एक टॉपिक में यहाँ पे रखना चाहूंगा कि जैसे मैं अभी पीछे भी डिस्कस कर रहा था कि हाउ टू स्टैंड डिफरेंटली अमंग अदर्स। आपको अगर आप पार्ट टाइम बीटेक कर रहे हो और फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो आपको अलग कैसे बनना है, या आप फुल टाइम बीटेक भी अगर कर रहे हो तो भी आपको, क्योंकि बीटेक तो सब कर रहे हैं, आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, सबका तो एक ही कंपनी में, या सबका तो जितना भी आप पैकेज चाह रहे हो उतना पैकेज नहीं लग सकता ना। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, ताकि आपको अलग पैकेज चाहिए या आपको भाई का कनेक्शन लॉस्ट हो निकालना गया हो, थोड़ा सा। या हाँ। आपको कुछ कुछ भी करना है, यू शुड बी स्टैंड डिफरेंटली अमंग द अदर्स। जो भी आपके साथ में बीटेक कर रहे हैं उसके आपको अलग स्टैंड करना पड़ेगा। और अलग स्टैंड कैसे करेंगे, उसका क्या रास्ता है, अलग कैसे स्टैंड किया जाता है। तो आज के टाइम में अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एग्जांपल दूं अगर आपका आईटी का ही, सॉफ्टवेयर कंपनीज का ही, तो बीच भी। आपको ट्रेंड कैसे फॉलो करना है। अब जैसे हम डिप्लोमा में थे, उस टाइम पे हमारा एक टीवी सब्जेक्ट था, टेलीविजन इंजीनियरिंग। उस टाइम पे हमें वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो पुराने जमाने का था वो शुरू से वो पढ़ाया जाता है, और आज के टाइम में हम जहाँ स्मार्ट टीवी के ट्रेंड में बैठे हुए हैं उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं दी जाती है वहां पे। और अगर हम कंपनी में जाके काम करेंगे तो हम स्मार्ट टीवी पे काम करेंगे। तो आपको ट्रेंड को follow करने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो मैं एग्जांपल ले रहा था सॉफ्टवेयर किसी कंपनी का, अब कंपनी को क्या चाहिए या आपकी मार्केट में क्या डिमांड है, आप अगर एज ए इंजीनियर मार्केट में जा रहे हो तो आपके पास में क्या स्किल होनी चाहिए जो कि कंपनी को चाहिए, उस पे आपको काम करना है, जो कि सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको दूसरों से अलग होना पड़ेगा। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल ले लोगे, अगर आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है तो आपको वीएलएसआई को खा जाना है, और वीएलएसआई का प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो क्या है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको सीमोस अलग पखनल आपको बनानी, चाटनी मतलब पड़ेगी। आप बुक है सीमोस की पखनल, है ना, रिटन बाय पखनल, तो वो चाटनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये डीपली बात कर रहा है, ये आपको ये बोल बिल्कुल सही कह रहा है कि ये कह रहा है कि नंबर नंबर हमें नंबर तो लेने ही है। इसका 9 वो इसने परसेंटेज वाला बताया कि वो बढ़ रहा है, वो तो ये कर रहा था, लेकिन साइड बाय साइड कंपनियों में आज की डेट में क्या चीज चाहिए उसके ऊपर होमवर्क घर में खुद से करना पड़ेगा। कोई टीचर आपको बताने वाला नहीं है, कोई बड़ा भाई आपको बताने वाला नहीं है, क्योंकि आप पार्ट टाइम बीटेक परस्यू कर रहे हो। तो आप ऐसे फुल टाइम में तो क्या होता है, आपके सीनियर्स होते हैं सोसाइटी में, आपके सीनियर ने वो आपको गाइड कर दिया, ये मटेरियल दे दिया, ये कर ले ये कर ले, वो लग जाते हैं। अब बीटेक के बाद बहुत सारे बंदे आईआईएम में चले जाते हैं, बीटेक के बाद बहुत सारे बंदे आईआईएम में, समझ रहे हो, समझ आ रही है तुम्हें, लग रहा होगा बीटेक के बाद एमबीए करने चला गया, क्या ही उखाड़ लिया, ये क्या मतलब, वो टेक्निकल से सीधा नॉन टेक। अरे अरे यही तो डिफरेंस है ना। तुम्हारी क्लास में कितने लोग होंगे जो आए, मतलब अब मैं इससे पूछता हूँ, इसकी क्लास में 60 बच्चे थे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 15 लाख से ज्यादा का पैकेज लगा जिनका, तुम्हारी क्लास में गोपाल? हमारी क्लास में एक ही है जो, मतलब अगर मैं इवनिंग की बात कर रहा हूँ तो हम 15.5 लाख से ज्यादा का पैकेज एक का लगा है स्लम बर्जर में, 17.5 लाख का प्लेसमेंट हुआ है। इसकी पहले जो ये जिस कंपनी में बैठा है, इससे पहले इसकी एक कंपनी में प्लेसमेंट हो चुकी थी, उस ई वैल्यू सर्व कंपनी का नाम है, ई वैल्यू सर्व, 6 लाख का पैकेज था। 6 लाख के पैकेज के बाद वहां डीटीयू में ऐसी पॉलिसीज हैं कि आपका
6 लाख का मतलब है 9 लाख से ऊपर की कंपनी में आपको बैठना है, या 10 लाख से ऊपर की कंपनी में बैठना है, या उसमें भी कि एक बार, कई कंपनियां ऐसी होती है कि एक बार प्लेस हो गया तो वो नहीं बैठ सकता कैंडिडेट, कई कंपनियों में ये ब्लॉक हो गया होगा, लेकिन 9 लाख से ऊपर वाली कंपनियों में ये बैठ सकता था। अगर आज इसकी इसकी नौकरी 16 लाख रुपए है, और अगर इसके पास ऑप्शन कोई 30 लाख या 40 लाख वाली कंपनी आती है और इसने अपनी औकात इतनी बना ली है उस कंपनी को कंपीट करने के लिए, उसके पेपर को कंपीट करने के लिए, अगर अपने आप को पूरा बना लिया तो ये बैठ सकता है। क्यों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई? तेरी 16 लाख की नौकरी लगी, अगर तू चाहे कि 30 लाख की, वैसे अभी टाइम कम रह गया लेकिन अभी भी टाइम जितना भी बचा हुआ है उसमें तो बैठ ही सकता है। हाँ, कंपनी हम अब मैं ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं डीटीयू की पॉलिसी बताता हूँ, क्योंकि अपनी हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी होती है। डीटीयू में आप मैक्सिमम 2 ऑफर ले सकते हैं, जो मेरे हो चुके हैं कंप्लीट। तो लेकिन ऑफ कैंपस में ऐसा नहीं है। आपके टाइम में, अगर आपके टाइम स्किल हैं तो आप कहीं भी, ऑफ कैंपस कहते हैं लोग बहुत हार्ड होती है, इतनी हार्ड नहीं होती। अगर आपके पास में स्किल है, आप दूसरों से अलग स्टैंड करते हैं, तो आप इजिली क्रैक कर सकते हो कोई भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी। मैं इसकी तो बात के उसमें साथ 100% जाता हूं, मेरे को इसकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है। ये बिल्कुल, ये वो बातें कर रहा है जो नई एजुकेशन पॉलिसी में लिखा गया है कि सारा काम हम लोगों को डिग्रियां बांटने में नहीं लगा सकते कि ये ले इस कॉलेज की बीटेक की डिग्री, ये ले इस कॉलेज की एमटेक की डिग्री, ये ले पीएचडी की डिग्री। बालक को कुछ आता नहीं हो, है ना, बालक को वही किताबी ज्ञान आ रहा है, वही रट्टू रुट्टू आ रहा है, वो कंपनियों में थोड़ा ना चाहिए। कंपनियों में तो चाहिए भाई साहब, ये जो लाइव चल रही हैं चीजें इनके ऊपर चाहिए। आज तुम i7 प्रोसेसर पे काम कर रहे हो, क्या तुम्हें i7 प्रोसेसर के बारे में चिट्टे बिट्टे पता है? हम पढ़ रहे हैं प्रोसेसर 8085 में सोच रहे हैं हमें प्रोसेसर आ गया। लोग काम कर रहे हैं शार्क प्रोसेसर के ऊपर, लोग काम कर रहे हैं आर्म प्रोसेसर के ऊपर, ARM प्रोसेसर के ऊपर, है ना। ARM तो पूरी कोर कंपनी है, ARM तो पूरी सिनोप्सिस, ARM, ये कोर कंपनीज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की भाई। जितना मेरे को ध्यान आ रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ ना, गलत तो नहीं बोल रहा? रेक्टिफाई कर दियो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए। यहीं से हम डाइवर्ट हो सकते हैं कि अगर, हाँ, यहीं पे अब मैं एक वही चीज डाइवर्ट करते थे कि अगर हम टीयर 1 कॉलेज में हैं, अब टीयर 1 और टीयर 2 और टीयर 3, 3 टीयर्स में डिवीजन किया गया है। अब जैसे सिटीज का भी डिवीजन है, टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी। तो अगर मैं इसको डिवीजन को मेजर करता हूं कि किस बेसिस पे मेजर किया गया है, तो हाउ मच इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूटिलाइज्ड फॉर यू, तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो सिमिलरली कॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ, टीयर 1 में जैसे डिवाइड किया हुआ है, आईआईटीज, एनआईटीज, बीआईटीज, डीटीयू, इनको टीयर 1 में डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके पास में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इतनी अच्छी पॉलिसीज इनके पास में है जो आपको, रिसर्च वर्क है। बोलो बोलो बिल्कुल, बोलो। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सब चीज का, पर फैसिलिटीज भाई की टीयर 1 आवाज के कट रही अंदर है बीच बीच में। आपकी वो सारी चीजें, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, चाहे आपकी प्लेसमेंट पॉलिसी हो, चाहे आपकी फैकल्टीज हो, चाहे आपका यूटिलिटीज हो, तो उसके अंदर कुछ भी हो, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ गया। और वो टीयर 1 मतलब फर्स्ट क्लास कैटेगरी का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। टीयर 2 में मिडिल कैटेगरी का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और टीयर 3 के अंदर लो कैटेगरी का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन आप लोग अगर टीयर 1 में नहीं है, या टीयर 2 में भी नहीं है, या टीयर 2 और टीयर 3 से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए अगर मैं बात करूं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको स्किल्स पे काम करने की जरूरत है, आपको दूसरों से अलग बनने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि टीयर 1 में ऐसी पढ़ाई हो रही है जो टीयर 2 और टीयर 3 वाले नहीं कर सकते, या वहां पे नहीं हो। तो टीयर 2 टीयर 3 वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो करने की जरूरत है, आपको अपनी स्किल्स पे काम करने की जरूरत है, आपको दूसरों से अपने आप को अलग बनाने की जरूरत है। ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज, अब बच्चे क्या बोलते हैं कि हमारे पास में ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो हम क्या करें, हमारे कॉलेज में कंपनियां ही नहीं आ रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में अगर आपके पास में स्किल है, तो आपके पास इतनी सारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज हैं, पहले नहीं होती थी, या अब आगे होंगी या नहीं होंगी। पहले इस तरीके की चीजें नहीं थी, लेकिन आज के टाइम की अगर आप देख रहे हो, तो ऑफ कैंपस इज फार वाइड, इतना ज्यादा है ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज। हर, चाहे वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इवन आपके अगर सीजीपीए 60% है या 90% है, वो भी कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बहुत सारी कंपनीज के एग्जांपल दे सकता हूँ जो हमारे कॉलेज में आई। क्या है, थोड़ा माइंड मेकअप है मेरे हिसाब से गोपाल। अगर कि आप डीटीयू से पास आउट हो, मैं आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ, तो लोग थोड़ा सा मुझे अलग, वो मेरे अंदर ज्ञान को बाद में चेक करेंगे। एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना,
तो टीयर 1 का फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा क्रिएट हो जाता है लोगों के माइंड में यार कि वो आईआईटी से है, वो डीटीयू से है, वो महाराजा वो अग्रसेन से थोड़ा है। हाँ थोड़ा बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन वो बेनिफिट वहीं तक है जब तक आप कैंपस के अंदर हो। जैसे ही आप कैंपस से बाहर निकले हो तो यू आर इक्वल टू टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। मैं राइट। बहुत सारी कंपनी मैं बहुत सारी कंपनीज का एग्जांपल देख चुका हूं जिनको कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी एलिजिबिलिटी में लिखती है कि 0% सीजीपीए चाहिए, नंबर ऑफ बैकलॉग्स अलाउड, कितनी भी बैकलॉग्स हो कोई मतलब नहीं है। मतलब उनको कोई मतलब नहीं, आपकी बैक है तो भी आ जाओ, आपकी 0% है तो भी आ जाओ, आपके पास में अगर स्किल है वो उनको चाहिए। आपको क्या आता है? अगर अब बच्चे कहते हैं, अब मैं सॉफ्टवेयर का एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि हम क्या पढ़ें, मतलब 16, 17 या 25 तरीके की लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है। मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आज के टाइम में अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो एसडीई की प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल अगर आपको चाहिए तो आपको कोई एक लैंग्वेज C++ या जावा और डीएस से, ये दो चीजें आनी चाहिए। इससे आप 45 लाख क्या 50 लाख या 1 करोड़ तक का पैकेज निकाल सकते हैं इन दो चीजों से। ग्रेट पॉइंट, नोट करो भाई, नोट करो पॉइंट, बहुत बढ़िया। हम्म। थोड़ा नेट रुक रहा है आपका, नेट बीच बीच में, को आइडेंटिफाई करना है बस। आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। कोई बात नहीं, अब ठीक है। हाँ आगे आगे अगले पे आते हैं, प्लीज आगे आते हैं। लंबा हो गया वीडियो, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ भाई, हम लोग एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं है, मानता हूँ। हम लोग रोज इंटरव्यू नहीं बैठ देते। हम लोग देखो, तुम्हारे लिए हमने आर्टिफिशियल स्टूडियो सेटअप करा, तुम्हारे लिए हमने आगे यहाँ पे अपने कॉफी के कप लगाए। हाँ, और ये बार बार बोल रहा था गोपाल भाई कि सर कॉफी पीने को भी मिलेगी क्या? अरे यार नहीं मिली, कोई बात नहीं, बाद में पिला देंगे स्टारबक्स की, ठीक है। हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। तो अब इसको कंक्लूड करते हुए एक लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम एक आइडियल रोड मैप, जिसमें 4-5 कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपसे भी कहूंगा सर कि मतलब जो ये 4-5 चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं उस पर आपका जो इनपुट हो वो आप देना। मतलब अगर एक आइडियल रोड मैप की बात करें कि जर्नी, चाहे हम बीटेक कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, या किसी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, गेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर, जो एक आइडियल डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करे हमारे लिए, खुद के लिए। तो उसमें 4-5 कंपोनेंट जो हमने लिखे थे, तो उसमें सबसे पहला कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है गोल्स, कि हमें गोल्स बनाने चाहिए। हम सपना देखते हैं, हम ड्रीम करते हैं। अब इसके लिए कई लोगों ने इस पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ड्रीम ड्रीम विश, इच्छा। ड्रीम होता है मतलब सपना, ये ड्रीम देख रहे हैं, तो ड्रीम शुड बी रियलिस्टिक, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। और हमारी इच्छा क्या है? विश। अगर हम उस विश या उस ड्रीम पे काम करें, उसका रोड मैप बनाए, तो उसको गोल बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। रियलिस्टिक का मतलब है, मैं अपने गोल, आप को ये नहीं सोच सकता कि मैं भी धीरू भाई अंबानी की तरह मेरा घर होगा, धीरू भाई अंबानी की तरह भाई साहब मेरी भी गाड़ी होगी, जिस बर्तनों में वो खाना खा रहा है उस बर्तनों में मैं भी खा रहा। अरे ऐसा क्या हो गया? मतलब क्या दिक्कत क्या है यार? दिक्कत है हम लोग अपने माता पिता के लिए एक बढ़िया सा घर बना लें, हम अपने लिए बढ़िया सा वो कर लें, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं यार। हमने अपना घर सेटअप कर लिया, आगे अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दे दें हम, बस यही है। तो तुम लोगों का थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है, और ऊपर, लेकिन आप एकदम से सोचने लग जाओ भाई मैं तो, मेरे पास इतना पैसा हो भाई कि मैं गिनता रहूं और वो खत्म ना होने रहे। मतलब क्या है? मतलब ये लोग नहीं तो सपने में ये पहला भी सोचेंगे ना। हमेशा जो गोल, मतलब जो हम ड्रीम या इच्छा रख रहे हैं उसको गोल बनाने की, तो वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है। अब जब मैंने डिप्लोमा में ड्रीम रखा तो मेरा था कि प्लेसमेंट लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो एक छोटा सा गोल था, डिप्लोमेंट लेनी है, 3 लाख का प्लेसमेंट निकालना है, तो वो एक ड्रीम था। अब उस टाइम पे मैं अगर डिप्लोमा के टाइम पे रखता कि नहीं मुझे 15 लाख की प्लेसमेंट चाहिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं थी। पॉसिबल ही नहीं थी, तो राइट, उस बिल्कुल ठीक। हमारा बिल्कुल, तो ड्रीम उस टाइम पे था कि वो जो कंपनीज डिप्लोमा के अंदर आ रही हैं उनका ड्रीम रखना है, उनको क्या चाहिए उस पे काम करना है, उसका रोड मैप बनाना है। तो टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, आप इन तरीकों में गोल्स को डिवाइड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म गोल में आप बना सकते हो कि हाँ पहले मेरे को यहाँ से बीटेक करनी है, ये वाला बीटेक करने के बाद फिर मेरे को ये करना है, तो वो 4-5 साल का रोड मैप हो सकता है। वो लॉन्ग टर्म गोल आपके कई शॉर्ट टर्म गोल या मिड टर्म गोल में डिवाइड भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें गोल्स पे काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी।
बाकी अगर सर का कुछ अगर और अच्छा नहीं इनपुट है नहीं तो मैं सर से लेना चाहूंगा। नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। गोल हमेशा, इसने कहा कि सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं। जब डिप्लोमा में था तो 3 लाख का था, जब डिग्री में गया तो अभी ऑब्वियसली इसने पहले 6 लाख पे ही ले लिया। 6 लाख के बाद फिर उसके बाद इसको पता था कि 2 ले सकता हूँ, तो 16 लाख पे जाने के लिए इसे क्या चीज़ चाहिए, इसने उसकी मेहनत करी। इसको क्या ये यार इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है, लेकिन इसे कोडिंग सीखनी पड़ी होगी ना, तो इसने अपने आप को 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना दे के ये कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया डायरेक्ट दूसरी वाली से। तो मैंने इसे पूछा, मैंने इसे क्वेश्चन भी पूछा कि गोपाल, क्या तेरे माइंड में पहले से ही था कि डीटीयू में तू जा रहा है कि मैं 15 लाख या 16 लाख की नौकरी लूंगा? इसने कहा नहीं सर, मेरे लिए तो 23,000 भी बहुत बड़े थे, और मेरे लिए ये आज जो 90,000 या 1 लाख है ये भी बहुत बड़े हैं। लेकिन ये 90,000 या 1 लाख लेके तृप्त नहीं हो गया कि बस मैंने दुनिया जीत ली और दुनिया मेरी यहीं खत्म होगी। नहीं यार, लाइफ का नाम रुकना नहीं है, चलना लाइफ का नाम है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये भाई चल रहा है, ये भाई तब तक चल रहा है जब तक चलेगा। कल को बच्चे हो जाएंगे, जब तक इसको लगेगा मैं मेहनत कर सकता हूँ, हो सकता है इसको 10 साल बाद लगे कि नहीं यार मैंने इतना सीख लिया कि मैं अपनी एक छोटी सी चीज शुरू कर सकता हूँ, है ना। जो तुम्हारे लोगों के माइंड में आज भी है कि यार नहीं, हम तो स्टार्टअप स्टार्ट कर लेंगे। और एक, मैं बहुत सारे डिप्लोमा के बच्चों से मिलता हूँ, 2-3 बच्चों ने तो गोपाल मैं आपको बताना चाहता हूँ अपना अपना कुछ कुछ खोल भी लिया है। जैसे ये आजकल जो हमारे, हमने वैसे आपने भी डिप्लोमा में बनाया होगा कि अपना पंखा, ये फैन, टीवी, रिमोट, ये हम बंद कर लेते हैं होम ना, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन। हाँ, तो वो आईओटी बेस्ड आ गया है, तो हम दूसरे कोने में बैठ के भी उसको बंद कर सकते हैं। मान ले मैं कलकत्ता में और दिल्ली वाले घर को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, पर वो महंगा आ रहा था। तो बिल्कुल बच्चों ने बिल्कुल। अपने उसी में प्रोजेक्ट में जुगाड़ करके एक कंपनी छोटी सी बनाई, और उसको वो कमर्शियली प्रोडक्ट बना रहे हैं। हालांकि वो अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी कमर्शियली उसको क्रिएट बाइट बोर्ड करके है, तो उन्होंने अपना कोशिश कर रखी है, पूरी जोर लगा रहे हैं। लेकिन अब यार मान लो अली बाबा ग्रुप के अंदर वो सारी अली बाबा जो ग्रुप है उसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट हैं, और वो जिस कॉस्ट में वो लगा रहे हैं उसके 10वें हिस्से के कॉस्ट में वहां पे हैं वो। तो कितना दिमाग अभी और लगना बाकी है। अब डिप्लोमा में हमने एक्सप्लोर ही नहीं कर रखी इतनी बिल्कुल चीजें यार। तो हमें जब बीटेक करते हैं या हम आगे हायर डिग्री में जाते हैं या हम रिसर्च वाले पार्ट को समझ लेते हैं तो हमें पता लगता है कि यार ये डोमेन है, और भी बंदे जुड़ते हैं हमसे। और वो जो आजकल तो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे वो आईआईटी जो आपने टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 बोला, उन सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ऐसे रिसर्च वो आईआईसी खोल दिए गए, इनोवेटिव सेंटर सेल करके। वो पूरे के पूरे आपके अंदर डीटीयू में भी आईआईसी करके सेल है, यहाँ स्लाइट में भी है, आईआईटी में भी है, वो सारे हैं। एमएचआरडी की तरफ से था। चलो चलो वो ठीक है। तो मैं मतलब ये मेरे को बिल्कुल सही बोला। गोल का मीनिंग है छोटे छोटे से टारगेट बनाओ, अचीव करते उसको मजा भी आता है, कॉन्फिडेंस अगले गोल के लिए डबल हो जाता है अपने आप ही। बिल्कुल। हाँ तो रोड सबसे पहला हमने पार्ट कवर किया गोल्स। अब दूसरा जो इसका पार्ट हमने जो आइडेंटिफाई किया था वो है डिसिप्लिन, जिसपे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो बिल्कुल। डिसिप्लिन पे ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर हमारा मोटिवेशन, की डेली कैसे मोटिवेशन आना है हमें। अपने पिछले 2 महीने का ही अगर मैं एक्सपीरियंस देखूं, मैं डेली लाइब्रेरी जा रहा था, तो डेली सुबह उठ के मेरे को एक ही चीज माइंड में, सुबह उठते ही कि बस नहाओ धो निकलो और लाइब्रेरी जाओ। क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब छोड़ चुका था, अगर मैं, सर को पता है मैं अभी बताया नहीं है, तो मैंने दिसंबर में जॉब छोड़ दी थी टाटा पावर से। 2 महीने जनवरी फरवरी मैंने सॉफ्टवेयर की कुछ तैयारी करी पाने थी। के लिए और मैं कुछ सुबह, छोड़ना पड़ता है। अगर हमें पढ़ना है, हमें नींद को छोड़ना पड़ेगा। हमें कंफर्ट जोन से तो बाहर आके ही मेहनत, हमेशा मेहनत कभी भी कंफर्ट में नहीं होती। रजाई के अंदर बैठ के आप पढ़ लोगे, थोड़ा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई बंदे पढ़ भी लेते हैं रजाई के अंदर बैठ के। लेकिन अगर आप कुर्सी टेबल पे बैठ रहे हो तो ये आइडियल है। आप जमीन पे बैठ के आपने सामने अपना टेबल छोटे वाला जो होता है उस पर रख लिया जाए। जब भाई ने बताया मैं लाइब्रेरी जा रहा था, वहां पे लाइब्रेरी का मतलब क्या, एक एम्बियंस ही ऐसा है, एक वाइब ही ऐसी है जहां सब पढ़ रहे हैं। जहां किसी को सोने के लिए लाइब्रेरी में नहीं जाएगा बंदा, सोने के लिए बेडरूम में जाएगा, राइट। तो भैया पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं, तो एक एम्बियंस बनता है, एम्बियंस क्रिएट करना पड़ता है। जब एम्बियंस क्रिएट करते हैं तो कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ तब जाके कुछ मिलता है। तो भाई ने अगर एक नौकरी को छोड़ा तब जाके वो दूसरी नौकरी की तरफ सोच पाया, नहीं तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे नौकरी अगर ले जाए आपका, और आप कैसे आप, और आपको एक पूरे जो 3 साल वाली चीजें जो बंदे कोडिंग की स्किल को अपनी इंप्रूव करने में लग रहे होते हैं, तो वो करना डिफिकल्ट होता है। तो हेड्स ऑफ टू यू, बहुत बढ़िया बताया आपने। और ये मोटिवेशन वाली बात को कंप्लीट करो प्लीज आप।
मोटिवेशन, मोटिवेशन कैसे डेली आएगा, तो मैं मतलब एक अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब छोटी छोटी चीजें करनी है अपने लिए, और उनको रिजल्ट, उनके रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करते हुए अपने आप में मोटिवेशन खुद से आता है। मैंने क्या किया हुआ है कि मतलब अब जैसे मैं कोडिंग का कर रहा था, तो मैंने जहां पे मैं सोता हूँ वहीं पे सामने दीवार पे कोडिंग के इस तरीके के स्टिकर्स लगाए हुए हैं, जो मतलब मुझे डेली उठते ही मोटिवेट करते हैं कि हाँ कोडिंग सीखनी है आज। फिर सुबह उठता हूँ तो डेली आज कोडिंग सीखनी है। एक अमन धतरवाल सर की वीडियो है, उसमें उन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कैसे जाना है उसका एक सिंपल सा रोड मैप बनाया हुआ है। तो उसका भी मैंने मतलब स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकाल के वो लगाया हुआ है कि हाँ मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ। और मैंने जो मैं कोर्स जिसके थ्रू कर रहा था उसका भी मैंने वीकली शेड्यूल बनाया था, मतलब वीकली शेड्यूल, इस वीक में मुझे ये चीजें खत्म करनी है, और हर वीक का शेड्यूल मेरा वहां पे लगा हुआ है, उस पर टिक करना है कितनी चीजें हो गई इस वीक में, मेरा क्या ट्रैक चल रहा है। तो यही छोटी छोटी चीजें मतलब अंदर से मोटिवेट करती हैं कि क्या कर रहे हो तुम। तो जैसा उसमें शार्क टैंक का वो मीम चल रहा है असनीर का कि भाई क्या कर रहा है तू, तो उसका लोग मोबाइल में वॉलपेपर पर्स आके घूम रहे हैं, पर्स में जो फिजूल खर्चा ना हो जाए, भाई उसको खुलते ही भाई क्या कर रहा है तू। तो वो छोटी छोटी चीज, तो राइट। ये एक छोटा सा मोटिवेशन पे मतलब बोलना था। तो उसके बाद मीम्स है को भी शेड्यूल। देखो यार, जो मोटिवेशन वाले बंदे होते हैं मीम्स को भी पॉजिटिव में ले लेते हैं यार। और कई बंदे अपने मीम्स को अपने आप ही नेगेटिव कर लेते हैं। ऐसी ऐसी इंजीनियरिंग कर रहा है, ऊपर लिख के आ जाता है, यहाँ पे लिखा होता है गलती, दूसरे नंबर पे बड़ी गलती, तीसरे पे सबसे बड़ी गलती, और चौथे पे इंजीनियरिंग और टिक लगा होता है ना। ऐसे भी मीम्स हैं कि भाई बड़ी से भी बड़ी गलती कर ली इंजीनियरिंग कर, अरे फिर कर क्यों रहा है यार मेरे भाई, कर क्यों रहा है। तो ये मीम्स दो तरह के हैं, आपको पॉजिटिव भी करते हैं, आपको नेगेटिव भी करते हैं। तो आपको डिसाइड करना कि आपको करना किस डायरेक्शन में। तो आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना सकते हो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात बोली भाई, भाई तूने बताई मेरे हिसाब से तो। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे नहीं लग रहा कि यहां तक कोई भी डिप्लोमा का विद्यार्थी टिकेगा या कोई लड़की टिकेगी। लेकिन अगर कोई टिक गया है, अगर कोई टिक गया है भाई, तो यहां टाइम मेंशन करके, टाइम कितना आ रहा होगा, जितना भी टाइम आ रहा होगा नीचे लिख देना जय माता दी। मैं समझ जाऊंगा कि तुम यहां टाइम के साथ जय माता दी लिखना, तो समझ जाऊंगा तुम यहां तक रुके थे, तुमने हमें लास्ट तक सुना था। बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं, मेरे को अगर 50 बंदे भी टाइम और जय माता दी वाले दिखे ना, मैं सोचूंगा भाई मैं गंगा नहा लिया। 50 बंदे, हम 50 मिनट से तो ज्यादा से हो गए बोलते हुए, हमें हो सकता है 1.5 घंटा ना हो गया हो। तो अगर मैं तो उसका आधा कर रहा हूं, तो इतनी देर भी अगर कोई है, 50 बंदे भी हैं अगर, तो वो हमारे लिए तो वर्थ है यार। उनमें से अगर 2-4 बंदे इससे कुछ सीख पाए तो, है ना। बाकी ज्ञानी बंदे भरे पड़े हैं पूरे देश में, समाज में, और यूट्यूब पे तो दुनिया जहान के भरे पड़े हैं। लेते रहो ज्ञान, और जितना हो पाए अपने आप को चार्ज करते रहो, और एक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। बात सुन के एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने बात सुनी और उसको अपने माइंड में बिठा लिया, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे भाई ने सुनी, भाई ने अपनी जगह जगह जहां जहां सुनी, वो कह रहा कि मैंने उसका प्रिंट आउट चिपका दिया। एक लड़का था वो, मैं कोई बोलता हूँ तो वो अपने बीटेक के ड्रॉर में, जहां वो हॉस्टल में रहता था, वो चीज को उसने ड्रॉर में चिपका रखा था, उसने फोटो भेजी थी। तो सबका अपना अपना हिसाब होता है भाई। तो कौन किस तरीके से उस चीज को ले रहा है वो उस पर डिपेंड करता है ना। तो प्लीज यार इसको वाइंड अप करते हैं। गोपाल, और मैं चाहता हूं कि आप ही इसको फिनिश करो अपने स्टाइल से। मैं तो हर बार करता हूं, मैंने तो बोल दिया कि भैया इतने मिनट पे जय माता दी बोल देना नीचे लिख के। हाँ चलिए। तो ये एक दो चीजें और बची हैं बस लास्ट, उसके बाद में वाइंड अप करते हैं। एक लास्ट जो मोटिवेशन के बाद टॉपिक है वो है शेड्यूल। शेड्यूल जरूर होना चाहिए। मतलब शेड्यूल एक ऐसी चीज है जिससे आप चीजों को अपने सामने रख के उनको, उन पे काम करके उनको ट्रैक कर सकते हो। जब तक शेड्यूल नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है और आप कहाँ पहुंच चुके हो, आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास में शेड्यूल ही नहीं है। और शेड्यूल जरूरी नहीं होता आपको हमेशा किसी कोर्स का, किसी बुक का, या कोई टॉपिक आप कर रहे हो उसी का बनाना है। शेड्यूल आप किसी भी चीज का बना सकते हो। आप अपने उठने के से लेकर के आप अपने सोने तक जितने भी काम करते हो, आप हर चीज का शेड्यूल बना सकते हो। तो आपकी लाइफ में शेड्यूल का होना बहुत जरूरी है। वही आपके डिसिप्लिन का भी पार्ट बन जाता है बाद में चल के। तो ये बिल्कुल चीज सही। था सर। एक और लास्ट, बिलीफ वर्सेस कॉन्फिडेंस एक चीज है, ये बहुत जरूरी है अगर हम किसी भी चीज को कर रहे हैं। दोनों अलग हैं। बिलीफ, विश्वास, और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा उसमें। कॉन्फिडेंस और बिलीफ में क्या डिफरेंस है? तो बिलीफ, अपने आप में बिलीफ रखना,
और अपने कॉन्फिडेंस होता है, बिलीफ रखना पड़ता है, और कॉन्फिडेंस अपने आप निकल के आता है। मतलब जहां मैं अपने अकॉर्डिंग अगर इसको निकाल रहा हूं इसका मीनिंग, तो बिलीफ को जहां तक मैं समझता हूं, तो बिलीफ हमें रखना पड़ता है, करना पड़ता है बिलीव। अपने आप की बात कर रहे हैं, अभी हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, तो बिलीफ हमें करना पड़ता है। और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप निकल के आता है। तो बिलीफ, अब मैं बिलीफ की बात कर रहा था, तो बिलीफ जो है वो अगर आप किसी चीज को कर रहे हो, जैसे मैं अपना हाई लेवल की बात करता हूँ, मैं मिडिल लेवल पे बहुत काम कर चुका था, बहुत प्रोजेक्ट बना चुका था, लेकिन मुझे हाई लेवल पे स्विच करना था, तो मुझे अपने आप में बिलीफ, मैं आराम से मिडिल लेवल से हाई लेवल में स्विच कर सकता हूँ। हाँ जी प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मतलब बिलीफ, बिलीफ था मुझे अपने आप पे कि मैं मिडिल लेवल से हाई लेवल में स्विच कर सकता हूँ, लेकिन जब तक मैंने काम ही शुरू नहीं किया, मेरा कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला है, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मुझे कि हाँ मैं हाई लेवल कर सकता हूँ। तो बिलीफ अपने आप एक चीज है कि मैं अपने आप पे बिलीफ रख के किसी चीज को स्टार्ट किया, वो बिलीफ है। और कॉन्फिडेंस तब निकल के आता है जब आप उसका कुछ पार्ट या उसको पूरा कंप्लीट कर चुके होते हो, और आप उसके अंदर या आपकी आपके अंदर वो चीज आ चुकी होती है, तब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस निकल के आता है, हाँ मेरे को ये चीज आती है, अब मैं इसको कर सकता हूँ। तो राइट। बिलीफ और दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिलीफ रखना पड़ेगा आपको अपने आप में, फिर कॉन्फिडेंस अपने आप निकल के आएगा। बिल्कुल सही यार, मैं इस बात के लिए ताड़ी मारता हूँ। और आपने इतना ब्रीफली, और मेरे को वैसे डिप्लोमा के बच्चों में बस एक लास्ट बात है यार, कि पेशेंस जो है वो है नहीं है। उनको तो शॉर्ट्स चाहिए, शॉर्ट्स, कि भैया गोपाल या मुंजाल सर एक बस 5 मिनट में वो बात बोल दें। हम ऐसे वाले हैं नहीं ना यार, वी आर नॉट ए यूट्यूबर यार, हम आम आदमी हैं यार। आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं भाई, मैं तो देता हूँ, गोपाल का पता नहीं, ठीक है। तो हम आम आदमी हैं भाई, हम यूट्यूबर नहीं है कि हम बस आए और फटाफट से 30 मिनट में वो 30 सेकंड में वो बात बोल दें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने पेशेंटली ये सारी चीज़ों को सुना है तो ज़रूर गेन करा होगा। मैं गोपाल पे वापस से हैंड ओवर करता हूँ। गोपाल, कि हमने मोटी मोटी गोल पे बात कर ली, मोटी मोटी डिसिप्लिन पे बात कर ली, मोटी मोटी शेड्यूल पे बात कर ली, मोटिवेशन पे बात कर ली, और लास्ट में हमने बिलीव और कॉन्फिडेंस पे बात कर ली। ये जो 5 बातें बोली ना, ये मुट्ठी हैं। ये अगर मुट्ठी बंद नहीं होगी ना तो बात, मतलब इसको इकट्ठा करो। अब इन बातों को, जो ये 5 बातें भाई ने अलग अलग तरीके से बोली है ना, आप इसको इकट्ठा करो। मुझे लगता है कि शायद गोपाल ने ये 5 बातें इकट्ठी करी थी, और ये अगर 5 लाख से 16 लाख पे आया है, ये आपको अपने बैकग्राउंड की कहानी बता रहा है कि मैं ऐसे किया करता था, मैंने अपने आप पे बिलीव किया कि मैं हिंदी मीडियम से डिप्लोमा कर लूंगा, इंग्लिश मीडियम में मैं डिप्लोमा के बाद 5 लाख की नौकरी कर लूंगा, मैं 5 लाख के बाद बीटेक कर लूंगा, नौकरी के साथ साथ बीटेक कर लूंगा, मैं बीटेक के बाद 16 लाख रुपए की नौकरी उखाड़ लूंगा। इसने बिलीव अपने अंदर लिया होगा। नौकरी छोड़ना भाई साहब, 5 लाख की नौकरी को छोड़ना, उसके बाद तैयारी करना, और तैयारी के बाद वो नौकरी को ले लेना, और लेने के बाद आज इसको शेयर करना अपनी जर्नी को। ये अपने आप इसके अंदर देखो यार, इसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। इस पूरे इंटरव्यू में जितनी देर मैं बोल रहा हूं ना, मेरी एज इससे कम से कम नहीं तो 10 शायद 12 साल। तेरी एज कितनी है गोपाल? छोड़ो ना 23। एज में क्या रखा है, एक आधी लड़की है ना। मेरी एज भाई मैं अपनी बता देता हूँ, 35 साल एज है मेरी। 10-12 साल तो मैं इससे बड़ा होऊंगा ही, या उससे ज्यादा। 12 साल। 12 साल बड़ा हूं मैं, 12 साल बड़ा हूं। जितनी बातें मेरे पास है, मेरी 15 लाख कितना, 1 लाख 13 1 लाख रुपए सैलरी है मेरी। मतलब मैं आपको बता रहा हूं वैसे कि 13 लाख रुपए मैं पूरे साल में कमाऊंगा। मतलब एक 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 की बात कर रहा हूं यार मैं, 2 3 4 वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये है, तो ये 12 साल पहले ये 15 लाख या 16 लाख कमा, मतलब नौकरी लग चुकी है ना। तो आगे आप अपने आप ही मैंने कुछ छोड़ दिया, कुछ छोड़ वो दिया कि वो तुम फील करो अपने बेसिस पे। इसने पूरा कंक्लूजन अगर मैं करूं उठा के, इसने कहा है ज्ञान मैटर करता है, कॉलेज मैटर करता है, ठीक है, वो कॉलेज के अंदर ही जब हमें कैंपस प्लेसमेंट लेना है। लेकिन जब हम कैंपस में प्लेस नहीं हुए ना, अब कॉलेज मैटर नहीं कर रहा, अब आपका ज्ञान मैटर कर रहा है। और ज्ञान वो वाला किताबी ज्ञान नहीं जो कंपनियों को चाहिए, वो ज्ञान। तो ये कहना चाह रहा है अपनी स्किल में, कॉलेज में घुसते ही स्किल पे काम शुरू कर दो, अपने आप को साउंड करो। बेशक वो कम्युनिकेशन स्किल हो,
बेशक वो आपकी टेक्निकल स्किल हो, बेशक वो आपकी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, अरे भाई मैं गलत तो नहीं बोल रहा। नहीं, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल ये सही है सर, बिल्कुल। इसका पूरा कंक्लूजन है भाई साहब, ये जो 20 में लास्ट में जो मैं बोल रहा हूं ना, ये जो जितनी देर तक हमने बातें करी उसका कंक्लूजन है। और लेकिन ये जो बातें करी ये सुनना आपके लिए जरूरी है, आपको सुनना पड़ेगा, तभी आप उसकी जर्नी को थोड़ा सा फील कर पाओगे। लेकिन वो उसकी जर्नी है, तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, वो उसकी जर्नी उसने कर लिया। लेकिन उसने बताया कि मैं किस तरह से कर रहा था, मेरा गोल मैं कैसे रखता था, मैं डिसिप्लिन कैसे रखता था, मैं शेड्यूल बनाना जरूरी क्यों है, बिलीव रखना, बिलीव कॉन्फिडेंस क्या है, वो सब वो बता रहा है तुम्हें। शुरू करो तुम अपना पार्ट, अपना पार्ट अपने एंड में शुरू करो। तुम्हारा छोटा सा टारगेट है कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, ताकि हम कैंपस से बढ़िया ले लें, ताकि हमें स्किल पे तो कैंपस में भी काम करना पड़ता है। स्किल अगर आप कैंपस प्लेसमेंट भी चाहते हो तो भी स्किल तो होनी चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपने 9 का पॉइंटर ले लिया, 9 CGPA SGP है तो आपका हो गया कंपनी में। नहीं भाई, कंपनी को क्या चाहिए वो आना चाहिए आपको, वो आपके सीनियर लोग बताते हैं, आपकी जो प्लेसमेंट कमेटी आप कोऑर्डिनेटर होते हैं वो डिलीवर करते हैं। आपका जो RM बनेगा, हर कॉलेज का अपना अपना होता है, तो वहां पे वो लिखते हैं कि इस कंपनी को ये चाहिए, इसके रिटर्न में ये आएगा, इसमें इतने राउंड होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं ना भाई? तो बस कॉलेज तो बिल्कुल यहां सही है तक, सर, करेक्ट। कॉलेज तो सिर्फ यहीं तक है कि हाँ भाई हमें नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा मिल गए। अगर अच्छे कॉलेज में, Tier 1 टाइप कॉलेज में चले गए तो हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। तो बाहर थोड़ी सी जो लड़ाई है वो स्किल के ऊपर तो है, लेकिन ये अंदर ही ऑप्शन ज्यादा मिल गए तो वो हम टल्ला मार ही लेंगे। जैसे भाई बता रहा, गूगल में बैठना था, माइक्रोसॉफ्ट में बैठना था, लेकिन अगर इसने अपना स्किल सेट उस टाइम से पहले इंप्रूव कर लिया होता तो मे बी ये गूगल में होता, मे बी ये माइक्रोसॉफ्ट में होता। थोड़ा सा इसे इंस्टिंक्ट को सुनने में हो सकता है 2-3 महीने डिले हो गया हो, है ना गोपाल? मैं सही कह रहा हूं ना? हो सकता है अगर तू पहले से ही, क्योंकि पहले भाई का बिल्कुल। कुछ और भी था, बीच में वो SSB का भी चल गया, तो भाई को लगा कि यार डिफेंस में वो और भी बढ़िया है ना? तो वो हमने बीच में डिस्कशन छोड़ दिया, लेकिन मुझे पता है बैकग्राउंड में, तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, है ना? तो गोपाल प्लीज मैं चाहता हूँ कि क्लोज आप करो यार। मैंने तो देखो पूरा सार पढ़ दिया, जो लास्ट में ये सार भी सुन गया होगा वो भी थोड़ा सा कुछ शायद गेन कर ले, पर कंक्लूड आप करो बस। अपने पास यहाँ पे 90% जो डिप्लोमा करे हुए बंदे हैं वो आएंगे, डिग्री वाले तो आएंगे नहीं, लेकिन हाँ डिप्लोमा के बंदे डिग्री करने जाएंगे, पर वो हमारी बातें जरूर अपने पास रख सकते हैं। ये काम की बातें हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है आफ्टर डिप्लोमा और आफ्टर बीटेक। स्किल मस्ट है, और ये 5 चीजें मस्ट आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको एक कामयाब इंजीनियर बनना है, आपको एक बढ़िया इंजीनियर बनना है। ओके, थैंक यू सर। कंक्लूजन में मैं यही करना चाहूंगा कि मतलब हमने जितनी भी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी वो सब एक स्टोरी नहीं है, एक आपको ग्राउंड रियलिटी टच कराने के लिए सारी चीजें बताई गई हैं। और एट लास्ट आपको अपने ऊपर काम करना है, किसी और के ऊपर काम नहीं करना है, किसी और के तरीके से काम नहीं करना है, आपको अपने तरीके से अपने ऊपर ही काम करना है, अपने आप के लिए ही काम करना है। तो यही एक लास्ट चीज जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो यही है, अपने लिए काम करो, सारी चीजें मैनेज करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया से छोड़ दो, शादी अटेंड करना छोड़ दो, या डेट पे जाना छोड़ दो, या ये करना छोड़ दो, वो करना छोड़ दो। सारी चीजें अपने टाइम पे अपने लिए जरूरी हैं, पर अगर सिंपल सी चीज ये है कि जो चीज जिस टाइम के लिए है वो उस टाइम पे जरूर करो। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये सब चीजें छोड़ देता हूँ या मैं वेब सीरीज नहीं देख रहा हूँ, मैं वेब सीरीज देखता हूँ, सबसे ज्यादा देखता हूँ बल्कि। तो वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। जो आप अपने लिए शेड्यूल बना रहे हो उसमें वेब सीरीज भी डालो, मैं ये नहीं कह रहा मत डालो, लेकिन उसको फॉलो करो, उसके अंदर डिसिप्लिन रखो। तो यहीं पे मैं कंक्लूड मुश्किल, करूंगा। थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा मे बी, कभी कभी मुश्किल हो जाता होगा, हाँ, लेकिन ठीक है यहीं पे खत्म करते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बंदे भाई ऐसे कहेंगे अरे बख्श दो यार, अभी कहते अभी करते अभी। तो यार फाइनली आप लोगों ने बिना दीपिका पादुकोण के हमें सुना है, बिना आपने यहाँ पे कोई एक्ट्रेस भी नहीं है, और हम 2 हीरो हैं यहाँ पे। हीरो तो हम अपने आप को वैसे ही मानना ही पड़ेगा, विलन तो हम कह नहीं सकते अपने आप को, तो मजबूरी है, नहीं भी हैं तो भी मान लेते हैं, ठीक है। तो बिना एक्ट्रेस के आपने हमें सुना इतनी देर तक, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया। और मैं गोपाल का कि वो इतने टाइम से हमारे विद्यार्थियों को इन टर्म ऑफ वीडियो हो, इन टर्म ऑफ रीजनिंग हो, इन टर्म ऑफ क्वांट हो, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो,
जो वो बच्चों को शुरू से लेके एंड तक मेंटोर कर रहा है, और जिन भी बालकों ने गोपाल से मतलब गाइडेंस ली है वो हमेशा तृप्त रहे हैं। तो मैं उससे उन बालकों के बिहाफ पे भी आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपने इतना कीमती समय, 12 बजे कहीं भाई को जाना था, है ना, 11:30 बजे भाई को और भी किसी भाई को जाना था, लेकिन वो सब चीज़ें हमने आपके लिए दोस्तों, सिर्फ आपके लिए वो थोड़ा पीछे कर दी कि हाँ भाई हो जाएगा। तो तहे दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। मैं तो ये परमात्मा से, ऊपर वाले परमात्मा से दुआ करूँगा कि आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करो अपने जीवन में, जैसे आपने पिछले 4-5 साल में अपना कैरेक्टर हमें दिखाया है। हम परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि आप आगे आने वाला भी 5-6 साल सेम कैरेक्टर पे रहो और मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो यार, ताकि 5 साल बाद बैठे तो दोबारा एक बार और वीडियो बनाए कि भाई 5 साल पहले जो वीडियो बनाई थी सन 2022 मार्च 2022 में, या जब भी ये वीडियो आएगा मेरे को नहीं पता, जब भी ये वीडियो आएगा 2022 में ही आएगा कहीं शायद, है ना, शायद अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन तो 5 साल बाद भी बैठ के ये वीडियो बनाए, ऐसे बनाएंगे क्या, कमिट कर लेंगे अभी तुम्हारे सामने ही ले लेता हूँ भाई से, ठीक है, बिल्कुल डन। सर, 5 साल में इतनी लंबी स्टोरी और फिर से हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लंबी स्टोरी थी और मेरे को बहुत मजा आया। मैं देखूंगा बालकों का क्या रहा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। माता पिता को चरण स्पर्श करना मत भूला करो, उनका आशीर्वाद जैसे भगवान का आशीर्वाद वो लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अपना बस अपने आप को पॉजिटिव रखो और बस लगे रहो मेहनत करने। थैंक यू।